आनंद प्रकाश। चलिए, आपका नाम बेटा अमित ना? आलोक, सॉरी आलोक। तो आलोक एग्जाम कब देना आपको? सितंबर। चलिए बैठिए बेटा, आपकी मदद करता हूं। भरत जी, ये आजकल मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है कि ग्रुप सही है कि नहीं। नवल जी लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत है ना? हाँ यहाँ पे आना चाहिए। हाँ आ रहा है। चलिए, तो आज राघव भाई कहाँ गायब हो गए थे? ऑनलाइन। एक दिन मैं आपकी बात कर रहा था कि देखिए राघव के पास कल ही बात हो रही थी, कल मतलब पिछली क्लास में, कि डीमैट शेयर आजकल रहता नहीं लिस्टेड कंपनी के पास भी। तो मैं ही बोला था एक बच्चा है राघव, उसके तो शेयर आईपीएफ में ही चले गए। तो ये शेयर आपके दादाजी ने खरीदा था? पापा जी ने? कोई बात। और पुराने समय में लिस्टेड कंपनियां भी फिजिकल शेयर इशू कर देती थी। कल ऐसी चर्चा चल रही थी कोई, तो मैंने वही बोला कि अब तो आज के डेट में तो लिस्टेड कंपनियों के पास फिजिकल शेयर है ही नहीं। चलिए आलोक भाई, आज आप फ्रेश माइंड से टीचर कैसे बोलता उलता है ये सब समझ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ना 7-8 क्लास से चल रही है। मतलब बड़ा चैप्टर चालू कर लिया था मैंने और अब खत्म हो गया। तो अभी खत्म करा के 2-4 क्वेश्चन भी इनको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है जी। और समय मिला तो आज एक नया टॉपिक चालू भी कराऊंगा। बेटे एक और बड़ा चैप्टर है, नहीं बड़ा चैप्टर रहने देते, एक छोटा चैप्टर करते हैं पहले, प्रोस्पेक्टस। थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर मेन रह जाएगा अपना, है ना, जनरल मीटिंग वाला चैप्टर। चलिए अच्छा है बच्चों। आलोक भाई अभी थोड़ा सा हम लोग एक इंटरेक्टिव रखते हैं क्लास को, थोड़ा हंसी मजाक में करते हैं। तो आप टॉपर्स में पहली क्लास के लिए आए हैं? इससे पहले कोई क्लास नहीं लिया था? ओके जी। चलिए, आप पेपर 2 सीए इंटर में है और हम लोग इसमें अभी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए है, आप प्लीज लिख लीजिए कम से कम कॉर्पोरेट लॉ। इसमें हम लोग अभी जो चल रहा है चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ईसा बेटा चलिए, इसमें ना हम लोगों ने सारी बातों को कर लिया है। अब छूटे हुए सेक्शन रह गए। लास्ट क्लास में जो सेक्शन डिस्कस हुआ था दैट वाज सेक्शन 46 शेयर सर्टिफिकेट। कोई ये सेक्शन था, हमने इसकी बहुत बारीकियों के साथ डिस्कशन किया था। आइए बेटा आइए राघव भाई, आज तो एकदम पूरा भला पूरा परिवार लग रहा है। हाँ नहीं सारे बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है ना। उसमें खास करके ये भाई हमारे आ गए हैं रिवीजन वाले, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। आलोक जी आ गए हैं और चार चांद लग गई। तो शेयर सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। जो मेरे हिसाब से आज आपका टारगेट होना चाहिए 2 सेक्शन का, 47 और 48। और बाकी एक आधा सेक्शन ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, फिर भी बुक में अगर कहीं मिल जाए तो उसको भी करा देते हैं। जो मेन सेक्शन थे वो खत्म हो गए हैं जी बेटा, मेन सारे सेक्शन आपने खत्म कर लिए हैं जी भाई साहब। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग एक एक करके बातों को जी बेटा। फोर्टी 47 और 48। एक मिनट के लिए आप व्हाइट बोर्ड की तरफ ही देखिए ताकि आपको मैं बोलूं और एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए। 47 और 48 जी 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 एकदम एक झटके में आ गया। मैं देख रहा था बेटा घर पे बैठे बैठे, तो 47 में 2 ही सब सेक्शन है ही, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। 2 छोटे छोटे सब सेक्शन है बेटे। आलोक भाई आप बताइए, चूंकि आप ही सबसे नए हैं, बाकी सब बच्चे हमारे पुराने हैं तो इनको सब कुछ धीरे धीरे आता है। शेयर्स मेनली 2 ही तरह का होता है, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इतना नॉलेज है आपको? शेयर्स 2 तरह के, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अभी हम लोग वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर की। तो जनरली कहा जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं,
इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, है ना बेटा, उनके पास हर मैटर पे, बेटा जी आपको हिंदी में बोला, आप इंग्लिश में बोलिए। हर मैटर का मतलब कंपनी के सामने कोई भी मैटर आती है तो उस पर अपनी राय रखने का हक है, राइट है। किसके पास राइट है बताएं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेटा बिना समय खराब किए हुए फटाफट बोलिए। वर्मा जी थोड़ा सा एक्टिव होइए, है ना, आप एक्टिव नहीं हुए अभी तक जी। फिर से बोल दिया जाए, अभी लिखवाऊंगा। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को हर मैटर पे वोट देने का राइट है। अभी आप सब सेक्शन को इग्नोर करें। अब रही बात प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स की। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी, है ना, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरली 3 बातों पे वोट देने का राइट है। जनरली 3 ही बातों पे नॉर्मली वोट देने का राइट है। पहला, कोई ऐसा मैटर जो डायरेक्टली उनके राइट्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। अभी लिखवाऊंगा भी, बस थोड़ा सा एक बार बच्चों को ओरिएंटेशन दे दिया कि थोड़ा सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाए। कोई भी ऐसा मैटर जिसके बारे में मेंबर्स को, जो मेंबर्स के राइट्स को डायरेक्टली क्या करता है? अफेक्ट करता है। दूसरा बेटा जी, आप दूसरा जो आप काम कर रहे हैं ये देखिए, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्या बात है, आपके कोर्स में वाइंडिंग अप राघव भाई नहीं है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है मैं आपको बताता हूं। वाइंडिंग अप करने के लिए कंपनी को, वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने के लिए कंपनी को क्या पास करना होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। चलिए आलोक जी से पूछते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब मेंबर्स की बैठक बुलाई गई और किसी मैटर पे 100 में से, एक एग्जांपल लिया, 100 में से 75 या उससे ज्यादा मेंबर्स, आप इंग्लिश में बोल दीजिए 75 और मोर मेंबर्स मैटर के फेवर में वोट देते हैं या अपनी बात रखते हैं, और 25 या उससे कम लोग ही कहां बोलते हैं बेटा? अगेंस्ट। इसको ऐसे ही बोला जाता है कि जितना अगेंस्ट में वोट गिरा है उसका तिगुना मतलब 3 टाइम्स क्या होगा बेटा? फेवर में हो, तो दैट्स कॉल्ड क्या बेटा? स्पेशल रिजोल्यूशन। और एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ये आपको आता है, बस इसी माने इस बच्चे को आ गया। ऐसे मैटर 100 में से अगर 51 या 51 से ज्यादा मेंबर्स एग्री करता हो, यानी 49 नाराज भी है, तो भी वो मैटर माना जाता है अप्रूव हो गया मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स द्वारा। बट वहां जो मेजोरिटी है वो स्पेशल ना होकर क्या है? ऑर्डिनरी। आपको पता है ना सर, अभी मोदी अंकल की बुरा ना माने तो एक सवाल मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अभी जो मोदी अंकल का जो पार्लियामेंट वाला चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी सरकार तो बना लिए सॉरी बेटे, सरकार तो बना लिए, लेकिन इनके पास मेजोरिटी सिंपल है, बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत नहीं है। 500 नहीं, महाराष्ट्र वो तो अलग, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। सेंट्रल में मोदी जी जोर तोड़ के, अगर नीतीश कुमार और कौन से नायडू करके कोई है, वो लोग हट जाए आज हट जाए, आज ही मोदी अंकल जी की सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। एक चंद्रबाबू नायडू है और एक नीतीश कुमार जी है। ये दोनों लोगों ने मतलब अगर सपोर्ट ना देना तो इन दोनों, ये बर्बाद होने से इनको कोई रोक नहीं सकता। बाकी तो सबका सपोर्ट होता है, वो शिंदे का भी सपोर्ट है उसमें, नो डाउट, है ना, सबका सपोर्ट होगा, अलग बात। मेरा बस उस बच्चे को एक एंटरटेन कर देना था कि थोड़ा सा समझ में आ जाए, तो बट मैं फटाफट बिना आपका समय खराब किए लिखवा देता हूं, लेकिन आपको लिखवाने से अच्छा लगता है कि आप लोग की आवाज सुन लिया जाए। बेटा जी एक और बोल दीजिए, जब आप रिपेमेंट या रिडक्शन हो ऑफ इट्स इक्विटी और कौन सा बेटा? प्रेफरेंस। मैं समझ गया सर, इसको ऐसे समझते हैं 3 केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है, बाकी 3 के अलावा किसी भी केस में उसके पास वोटिंग राइट नहीं है। पहला तो एक ये है, बोलिए बेटा, डायरेक्टली क्या अफेक्ट द राइट्स। इसका कोई उदाहरण नहीं दिया। अरे उदाहरण हो सकता है ना, जैसे आपको राइट मिला है 15% डिविडेंड का, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, अब आप उसको घटा के क्या कर रहे हैं? 14। ये डायरेक्टली आपके राइट्स को क्या कर रहा है? अफेक्ट। इक्विटी से पूछो या ना पूछो, प्रेफरेंस से तो जरूर पूछना। कंपनी को बंद कर रहे हो या आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रहे हो, रिपीट करो, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर रहे हो या प्रेफरेंस। तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हमारे जो पुराने बच्चे उन्होंने पढ़ रखा है, सेक्शन नंबर बोलिए क्या? 66।
अगर आप बहुत प्यारे बच्चे हैं तो आप समझ सकते थे सर ने वहां पे आपको गलत पढ़ा दिया। रिडक्शन की एक कंडीशन ये भी हो सकती थी जो हम लोगों ने पढ़ाया था कि रिडक्शन के लिए एसआर पास करना है। वो एसआर कौन पास करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? प्रेफरेंस से। वो वहां से नहीं पता चला, बुरा मत मानिए, वो पता चल रहा है जब हम लोग घुस गए किसके भीतर, 47 और इस सेक्शन में आए तो पता चला कि यहाँ पे इस तरह की बात है। बहुत अच्छा बेटा। एक इसका एक्सेप्शन है बेटा, प्रोवाइजो जिसको आप कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? अब बच्चे बताएंगे। प्रोवाइजो का मतलब जो ऊपर आपने जनरल बातें कही हम उसी का क्या बनाते हैं? एक्सेप्शन। कमन गाइज, एक बार सब बच्चे इसको पढ़ेंगे। प्रोवाइजो, नॉट सेकेंड फर्स्ट, इतना भी याद मत कीजिए। बताएं बेटा, यानी 47 सब सेक्शन 2 में जो हमें प्रेफरेंस होल्डर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा है कि आपको 3 ही मैटर पे वोट देने का क्या है बेटा? राइट्स है ना। उसका अपवाद ये बन जाता है कि अगर प्रेफरेंस होल्डर्स को पिछले लगातार 2 सालों से डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज क्लास ऑफ, बोलो क्या, प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ कितना बेटा? 2 years और मोर। मतलब नहीं समझ में आया बेटा? यानी टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने, थेरेटिकल बता रहा हूं, टॉपर्स के पास खाली इक्विटी शेयर्स हैं। इन बच्चों को मैंने कोई भी बात हम लोग छुपा के नहीं चलते। टॉपर्स के पास 10,000 क्या है बताएं? इक्विटी शेयर्स हैं और उसका फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10। और मजे की बात हो, 10,000 शेयर्स में से भी 9,990 भगवान सर के पास है। सच्चाई दिल से बता रहा हूं, 9,990 और 10 गुने 10 यानी 10 रुपए का 10 शेयर नवल जी नाम के एक व्यक्ति है उनके पास है। अभी टॉपर्स में राइट नाउ बेटा, एक नवल जी करके उस स्टाफ है उनके पास है, काफी विश्वसनीय है सर के। तो सर ने कहा भाई इसको रखो, वो कुछ बोल भी पाए तो उसका कोई वैल्यू तो है नहीं। रफली देखा जाए तो 99 पॉइंट बोला जाए क्या 99 या परसेंट सर के पास अकेला है। वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि भाई प्राइवेट है तो कितने लोग होने चाहिए? 2, नहीं तो एक शेयर भी दे रहे थे हम। अरे सर क्या सर, 100 रुपए का तो शेयर दे दो इनको। खैर ये मुझे बताइए, अगर बेटा जी, अगर मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ आपने गेम किया है तो आपके साथ भी गेम करेगा। आप इसको थोड़ा दूसरे शब्द में बताइए, प्रोफेशनली। दैट मींस व्हाट? कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की आंखों में आंसू है क्योंकि लगातार 2 साल तक हैज बीन पेड फॉर अ पीरियड ऑफ कौन सा बेटा? 2 years। अच्छा लगातार नहीं लिखा, 2 साल या उससे ज्यादा का अगर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है, किसके यहाँ आउटस्टैंडिंग है? कंपनी के यहाँ। किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। बेटा जी एक बार आलोक भाई आप बता दीजिए और सब बच्चे बता दीजिए, दिल से पढ़ाया मैंने तो, है ना। 47 में कोई दम है क्या? 47 में अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा, वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस। सर जानते हैं विजुलाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज वोट राइट टू वोट ऑन एवरी मैटर प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। और आप लोग नहीं पढ़े हैं जनरल मीटिंग में तो काश पढ़े होते। जनरल मीटिंग में प्लेस की जाने वाली, रखी जाने वाली हर मैटर पे वोट करने का क्या है बताएं? राइट्स है। किसके पास वोट करने का राइट है बताइए? हाँ पक्का ना? दूसरा मुझे बताइए, दूसरा अगर बता सके तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा क्या बताएंगे? सब लोग बताइए बेटा। हाँ प्रेफरेंस, उसको जनरली 3 मैटर पे वोट देने का राइट है, लेकिन अगर उसके साथ पंगा ले लिया, उसका डिविडेंड लगातार 2 या ज्यादा सालों से ईसा बेटा बाकी है कंपनी के यहाँ, तो हर मैटर पे वो कहते हैं ना हमारी भाषा में, वो मतलब आपको कंपनी में जनरल मीटिंग में आकर परेशान कर सकता है। एक इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है जो शायद मैं समझा नहीं पाया आप सबको, इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाना पड़ेगा। देखता हूं कितना मैं समझा पाता हूं। सर मान लीजिए किसी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल भी 1 लाख का है, बोलिए ना सर, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कितने लाख का है? 1 लाख का है। और हालात ऐसे होंगे जैसे कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वाइंडिंग अप। समझने के लिए, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है। आपने अभी बोला ना कि वाइंडिंग अप में इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी राय चाहिए। आपको नहीं पता लेकिन याद कर लीजिए, और प्रेफरेंस का तो चाहिए ही चाहिए। सपोज इसके लिए क्या जरूरत पड़ रही है मुझे? एसआर की। तो इसमें क्या है ना बेटा, मान लो बेटा जी इसमें रेशियो क्या होगा, इनका जो वेटेज है, वेटेज देखा जाए तो कोई कम है कोई ज्यादा है या सेम टू सेम? सेम है। लेकिन मान लीजिए
कि ये 1 लाख ना होकर ये मात्र 50,000 ही होता, 50,000। तो बुरा ना माने, इक्विटी का वोट का वेटेज थोड़ा ज्यादा और प्रेफरेंस के वोट का वेटेज थोड़ा कम। किस रेशियो में होगा? 2:1। अरे बोलो ना प्यारे भाई, ये आपका है। तो इसी चीज को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या पता मैं कितना आपको समझा पाऊंगा। सेकेंड प्रोवाइजो आपने पहले पढ़ लिया, फर्स्ट प्रोवाइजो को पढ़िए। कह रहा इन केस ऑफ रिजोल्यूशन वेयर बोथ, जल्दी बोलो क्या, equity shareholders and preference shareholders are entitled to vote, the proportion of voting rights of equity shareholders to the voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of the equity shares bears to paid up capital in respect of preference shares। सर ये बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो कह रहा है कि कोई ऐसी मीटिंग हुई जैसे वाइंडिंग अप, या कंपनी ने लगातार 2 साल या उससे ज्यादा का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड का डिफॉल्ट कर दिया है। हाँ, वो कौन बेटा खुजली करने आ जा रहा है हर मीटिंग में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास मान लीजिए 1 लाख का, हम लोग अभी वैल्यू पे पकड़ते हैं, है ना, संख्या पे छोड़ देंगे। 1 लाख का जस्ट उदाहरण है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है और 50,000 का क्या है, प्रेफरेंस। अब भाई देखो, अब इक्विटी में से भी कुछ लोग हाथ फेवर में खड़े किए, कुछ प्रेफरेंस में से भी किए। तो अगर हम बात करें कि सबको अब इक्वल वोटिंग राइट्स है, इक्वल होने के बावजूद भी प्रेफरेंस वाले का थोड़ा सा वेटेज जो होगा हाफ होगा। मतलब 2 प्रेफरेंस वाले ने, एक बात कर रहा हूं, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले ने अगेंस्ट में बोला ना ना, और एक ने हाँ में बोल दिया, एक इक्विटी वाला, तो समझिए वो एक नहीं है, उसके पास कितना वोट हो गया, 2। और ये भाई लोग बोले हैं इनके पास एक एक है, लेकिन कहा जाए तो आधा आधा ही वोट है। तो ये बकवास किया है, लेकिन मुझे पढ़ाने की ड्यूटी है बेटा कि ये आपको सिखाऊं। तो 3 लाइन हमको बता दीजिए। इक्विटी वाले को हर मैटर पे वोट देने का राइट है, मैं ही बोल देता हूं जोर जोर से। प्रेफरेंस वाले को जनरली 3 मैटर्स पे, और डिफॉल्ट के केस में हर मैटर्स पे। बेटा आप रिवाइज करने बैठे हो, थोड़ा सा ताकत चेंज करो। देखो राजीव सर भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा अपने भीतर और चेंज किया, पूरा स्टडी मटेरियल से ही पढ़ा देता हूँ बच्चों को, नोट्स भी बनवा देता हूँ। तो थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, शर्माएंगे तो बुरा लगेगा। और तीसरा बात बता दीजिए, कभी कभी अगर ऐसी नौबत आती है कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों वोट करने आ गया किसी मैटर पे, ऐसा कुछ कब होगा उस समय पता है, तो वहां पे दोनों के पास वोटिंग राइट तो है, लेकिन दोनों के पास उसी रेशियो में वोटिंग राइट्स होगा जिस रेशियो में उनके पास पेड अप कैपिटल है। बच्चे का तो सर उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है ना सर। बच्चे बोलते हैं कि सर 50,000 इक्विटी ले लो और 1 लाख प्रेफरेंस, और कोई ऐसा जनरल मीटिंग है जिसमें दोनों वोट दे सकते हैं, कोई मैटर ऐसा है, तो भाई हो गया ना, इक्विटी वाले का 1 वोट है ना, और उसके लिए देखा जाए तो उसका 2 वोट कहिए, या उसका 1 वोट तो इक्विटी वाले का आधा वोट, जैसे भी आपको समझना है। याद रहेगा क्या हमारे शेयर श्रेणियों को? तो मैं इसको लिखवा दूं। देखो कितना जल्दी खत्म हो गया। वर्मा जी आप खुश हैं? पहले क्लियर है? क्लियर है। आखिरी लास्ट रह जाएगा एक और, ये देखिए सर, एक और रह जाएगा। अच्छा सर इसको जरा पढ़िए तो सर इसको पढ़िए सर, मुझे मजा आएगा। आईसीआई, अब ना बेटा थोड़ा सा हम लोग आईसीआई को भी थोड़ा बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं, और फास्ट हो गया है राजीव सर धीरे धीरे। इस क्वेश्चन को एग्जांपल को देखते हैं सर। इन स्विफ्ट फार्मा लिमिटेड रेज कैपिटल ऑफ कितना 100 करोड़? 300 करोड़। अंकित भाई आजकल आप लेट हो जाते हैं। प्रिया बेटा, भावना जी, नहीं भावना और प्रिया तो ठीक है, अंकित बहुत लेट हो जाता है। राहुल गोयल तो नाराज हो गया मेरे से लगता है। इन स्विफ्ट कुछ है कंपनी, बेटा जी पढ़ते हैं इसको। 300 करोड़ थ्रू इशू ऑफ सिंगल सीरीज ऑफ कितना %? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम 1200 करोड़ फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर। भाई ऑर्डिनरी शेयर तो होता नहीं है सर, ये बेसिकली इक्विटी। हम समझ गए सर। इक्विटी के पास है 1200 और प्रेफरेंस के पास है 300। रेशियो निकालिए सर, 4:1। अगर एक प्रेफरेंस नाराज है और उसको 1 वोट है, समझने के लिए, तो इक्विटी वाले को क्या माना जाएगा? 4 वोट है, समझने के लिए। तभी तो वेटेज वो होता ना, वेट दे दिया गया। किसके पास थोड़ा ज्यादा वोट मिल जा रहा है? इक्विटी। भाई जिसके पास पेड अप ज्यादा है उसकी थोड़ी सी वेटेज ज्यादा होगी, है कि नहीं? बेटा जी मजा आ गया।
Preference shareholder assume the right to vote on any resolution placed before company, any resolution, but till 31st March they can vote only on the resolution which directly affect the rights attached to the preference shares involved matter of winding up of the company or for the repayment or reduction of its itna. The proportion of voting right of equity shareholders to voting rights of प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज, जल्दी बोलो, 4:1। इक्विटी वाले का एक वोट मत समझिए, कितना 4 टाइम है वो, और प्रेफरेंस वाले का 1 वोट 1 ही है, समझने के लिए। यस या नो बेटा? या ऐसे कहना है तो ऐसे बोल दीजिए, इक्विटी के पास 1 वोट है तो प्रेफरेंस के पास 0.25 है। आधा कैसे होगा सर? 4 है ना, 1/4 करेंगे तो पॉइंट क्या होगा? 25, चौथाई वोट है। समझ में आई बात? चौथाई। इसमें कोई दिक्कत तो कभी नहीं, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव एक आया हुआ हमसे बना नहीं, शर्म की बात तो ये है। हाँ, आईसीआई में है या एमटीपी में, वो क्वेश्चन मुझे समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैंने आपको ये बैच में पढ़ाया कि अब कभी जब वो क्वेश्चन बनवाऊं तो आप कहें हाँ सर थोड़ा थोड़ा तो आपने बोला था प्रोपोर्शनेट वेटेज मिलेगा, है ना, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो ये आईएफएससी कंपनी ना बार बार परेशान कर देता है। हाँ, आईएफएससी कंपनी, बच्चों आईएफएससी कह रहा है कि 47 जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? आईएफएससी। क्योंकि वो लड़का नया है तो आप लोग को आईएफएससी का फुल फॉर्म बताना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये कोई कंपनी है जो गुजरात के सूरत सिटी में है ना बेटा। इसको भारत सरकार ने एक एरिया को डेजिग्नेट कर दिया है, उस एरिया में जितनी भी कंपनियां खुलेगी उसको हम आईएफएससी का स्टेटस दे सकते हैं। और आईएफएससी एक अथॉरिटी भी है, जैसे सेबी अथॉरिटी है, उसका काम है उस एरिया में व्यापार को क्या करना, बढ़ावा देना। तो आप इतना समझिए कि एक खास तरह की कंपनी है जिसका मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकों के पास है। यही छोटा सा पॉइंट है जी साहब। ये प्राइवेट कंपनी, अब बताओ प्राइवेट कंपनी भी बेटा जी, प्राइवेट कंपनी भी 47 के इस चीज को मानने के लिए कि इक्विटी को हर मैटर पे है, प्रेफरेंस को 3 ही मैटर पे है, प्राइवेट कंपनी कुछ भी कर सकती है। बस प्राइवेट कंपनी के बेटा जी है ना, वेयर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी सो प्रोवाइड्स, मतलब आर्टिकल में लिखा होगा कि हम अपना, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा जनरल प्रोविजन जो वोटिंग राइट्स के हैं सेक्शन 47। ये कौन बोल रहा है कि हमारे पे अप्लाई नहीं होगा? प्राइवेट कंपनी का या तो मेमोरेंडम बोल रहा है या फिर आर्टिकल्स बोल रहा है। सर जब पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं ना तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहता है, जब आप छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे ना थोड़ा टफ होता है, बोरिंग होता है, बट पढ़ जा रही है सर। इसी बहाने आपको कोशिश तो रहेगा। 47 दो तरह की कंपनियों पे अप्लाई नहीं होता, रट ही लेते हैं। पहला बोलिए आईएफएससी सर कह रहे कोई खास तरह की कंपनी होती है, और दूसरा प्राइवेट कंपनी जिसके मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा हुआ क्लियरली कि हमारे पे 47 अप्लीकेबल नहीं होगा। मेमोरेंडम में तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम के जो क्लॉजेज होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे नेम क्लॉज, नलायको बोलो ना। तो ये जो प्रोविजन होनी चाहिए कि आर्टिकल में या मेमोरेंडम में, तो नॉर्मली मेमोरेंडम इरेलीवेंट है, कहां लिखा होना चाहिए? आर्टिकल में। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख सकती है कि बेटा हमारे पे 47 में जो डिफॉल्ट प्रोविजंस है वोटिंग राइट्स का वो अप्लाई नहीं होगा, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। बिल्कुल आपको पूरा का पूरा हक है, आप इसको लिख दीजिएगा कहां पे? आर्टिकल्स। और सुनिएगा सर, आप ना आपने एनुअल रिटर्न 92 में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन बोलिए कौन सा? 137। कुछ बच्चों को पता होगा है ना, छूट के लिए भी जैसे कहते हैं ना कि बेटा आपने कहा सर 10 मिनट पहले छोड़ देना, तो बेटा जी क्या होता है कभी कभी टीचर खुद ही खुश हो जाता है। जैसे आज है टीचर, मैं तो खैर हमेशा खुश रहता हूँ आपको देखकर, तो आपने आज इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ा कि मुझे लगा कि यार आज तो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, अब और ज्यादा पढ़ाना इनके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो 10 मिनट पहले क्या 15 मिनट पहले छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी क्लास की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो छोड़ने का मन नहीं करता, फिर कहता नहीं यार कम से कम कोर्स भी तो खत्म करना है, ये थोड़े खाली मुस्कुरा के चले जाना है। बेटा आप ईसा जी, आप ही प्यारी बच्ची हैं, तो एक बार मुझे बताइए, और ईसा के नहीं सब लोग एक बार बताइए, किसी एक बच्चे से पूछना समय खराब हो जाएगा। 47 को रगड़ा जाए तो 3 बातों को रटना पड़ेगा। बोलिए, इक्विटी का वोटिंग, प्रेफरेंस का वोटिंग, उसका एक्सेप्शन, कब उसको हर मैटर पे वोट देने का राइट मिलेगा, याद करना पड़ता है सर। लॉ है, समझना उसके बाद याद करना, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। खाली
समझने से भी कीवर्ड दिमाग में नहीं रहेगा, तो याद करने से थोड़ी शब्द ऑर्गेनाइज हो जाती है। और लास्ट बोला सर जी ने एक दो एक्स्ट्रा बातें, एक तो अगर ज्वाइंट मीटिंग हो तो उसमें प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट इक्विटी और किस में बढ़ जाएगा, प्रेफरेंस में। प्रोपोर्शनेट का मतलब वेट के आधार पे होगा, किसी के एक वोट की वैल्यू एक ही वोट होगी तो किसी के एक वोट की वैल्यू 4 वोट भी हो सकती है, कहने का तरीका है। लास्ट सेक्शन 47 को चेंज किया जा सकता है या नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा आईएफएससी पे, यानी आईएफएससी का वोटिंग राइट्स कैसे होगा उसके लिए 47 मानने की जरूरत नहीं है। मजे की बात है आईएफएससी को कोई कंडीशन भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में जो लिखेगा उसके मेंबर्स का चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, वोटिंग राइट वैसे ही अकॉर्डिंगली प्रभावित हो जाएगा। थैंक यू मेरे बच्चों, यही तो मजेदार चीज था। एक लास्ट रह गया सर, जब आप इतना प्यार दिए तो एक आखिरी चीज और पढ़ाई दो, फिर मैं समाप्ति करता हूं। सर साहब भाई वर्मा जी आप समझ जाए तो ये भी मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल है अगर आप दिल से समझते हैं तो। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट तो हो गया। अब क्या है ना कि जिन टर्म्स पे हमने इक्विटी इशू किया था आज से 10 साल पहले, ऐसे भी इक्विटी का कभी रिडम्पशन तो होता नहीं, या तो ट्रांसफर होगा या फिर है ना आप वही वाइंडिंग अप एक्सेट्रा में आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आपने जिन टर्म्स पे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, आप उन टर्म्स को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज। फिर से बोलिए, आपको कहा गया कि राजीव सर पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ने आए तो कोई और सर पढ़ा रहे हैं, जस्ट उदाहरण। तो टॉपर्स वाले ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको क्या कर लेना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए, यस या नो। और जो बच्चे कहे नहीं हमें तो राजीव सर से ही पढ़ना है, डिसेंटिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, उनके पास राइट होना चाहिए कि भाई उनके पैसे वापस हो जाए, है ना। वो अपनी बात किसी फोरम हो, फोरम मतलब कोई संस्था हो जहां पे अपने दुख दर्द को क्या करे, शेयर कर सके। यकीन मानिए आप मेरी बात को बिल्कुल इमोशनली समझ गए, बहुत अच्छा लगा आपने समझा। तो इसमें वही बात लिखा हुआ कह रहा है कि आपने जिन टर्म्स पे इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, इशू करने के 2-4 साल 10 साल बाद आपको लगता है कि उसके राइट्स को बढ़ाना है या राइट्स को घटाना है, तो दिस इज कॉल्ड, जल्दी बोलिए क्या, वेरिएशन। सलील भाई तो वेरिएशन है ना, जैसे भी करना हो, राइट्स को कम या ज्यादा करना हो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू सो जी। बट इसके लिए ना कुछ कंडीशंस है बेटा जी, है ना बेटा, उसके लिए कुछ क्या है मेरे बच्चे, कंडीशंस है। पहला बताइए, देयर शुड बी ए प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी को इस बात के लिए इंटाइटल करती है, अधिकार देती है ना, अधिकार देती है कि तुम वैरी कर सकते हो। इन एब्सेंस ऑफ सेम द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ टर्म्स, ओ हो, अगर कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम में नहीं लिखा है, वेरिएशन की कोई चर्चा नहीं है, तो बाबू आपके लिए ये सेक्शन कोई प्रैक्टिकली रेलिवेंट नहीं रहा। कितना गंदा है। बच्चे बोले सर हम आर्टिकल चेंज भी तो कर सकते हैं, चेंज करके पहले इंसर्ट कर दें कि हमारे ऊपर वेरिएशन का कंसेप्ट जो गिवन अंडर सेक्शन, बोलिए कौन सा है, 48 है, वो अप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, याद रहेगा, क्या प्यारे बच्चे हैं। दूसरा, चलो मान लेते हैं कि आपने आपके आर्टिकल में वेरिएशन की फैसिलिटी है और होता भी है दिल से, मेमोरेंडम में तो नहीं होता बट बुक लिखा है तो हमने उसको भी बोला। दूसरा, आपको ना मीटिंग बुलाने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे मैंने और पे हाईलाइट किया, बेटा जी मेंबर्स की वेरिएशन से पहले राय लेने के दो रास्ते हैं, एक तो वही घटिया रास्ता जिसमें आप बुला लीजिए सेपरेट, बोलिए कौन सा, क्लास मीटिंग। अरे नहीं, दिक्कत हो रही है, क्लास मीटिंग थोड़ा सा नैरो टर्म है, बोलिए बेटा, एक होता है जनरल मीटिंग, एक होता है क्लास। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जनरल बातें बता रहा हूँ। 4 बजे जब आपकी क्लास खत्म हुई तो मैंने उस बच्चे को, बेटा थोड़ा 10 मिनट आप मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि आपकी पहली क्लास थी और भाई साहब हमने 1.5-2 घंटा आपको बहुत अत्याचार किया। तो ये जो मैं इनको पढ़ाया वो कैसा क्लास है बताइए बेटा, स्पेशल क्लास। और हमने कहा बेटा आप लोग ऊपर चले जाइए, मतलब उधर आपका जो 2nd फ्लोर पे क्लास है ना, टैक्स वैक्स पढ़िए, हम इस बच्चे के साथ 10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का ना मीटिंग नहीं बुलाना है आपको, बेटा मीटिंग नहीं भी बुलाना है तो भी चलेगा। सबसे पहले तो हम बोल ही नहीं रहे मीटिंग बुलाने का, हम तो पहला चॉइस दिए
कि जो भी अफेक्टेड लोग हैं वेरिएशन से, शेयर होल्डर्स हैं, आप उनका रिटेन कंसेंट ले लो। कितना %? बच्चे कहते सर, जैसे वो लड़का कहना चाहिए था कि 75% भी हो गया सर एसआर, और एसआर का मतलब आपने 75% ही बोला था, तो दोनों तो बराबर है। अरे कैसे बराबर है? एक में हमने मीटिंग बुला के कंसेंट लिया है, नीचे वाले में बोलो ना, और एक में हम मीटिंग बुला कर लिए हैं या किसी और तरीके से सबके घर पे चिट्ठी भेज दिए कि हम आपके राइट्स को क्या करने जा रहे हैं, वेरी। आपको पढ़ाऊंगा पोस्टल बैलेट, गर्दन हिला दीजिए, कौन सा बैलेट? पोस्टल। आपको मीटिंग हॉल में आने का और समय खराब करने का जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन ही वोटिंग करवा दिया। आपके ईमेल पे मैंने एजेंडा भेज दिया कि जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पास 15% वोटिंग राइट्स है, उसको घटाकर क्या किया जा रहा है? 14। इसमें इक्विटी वाले का कोई मतलब है नहीं। तो कंपनी के जितने भी प्रेफरेंशियल होल्डर्स है सबको हमने नोटिस भेज दिया, नोटिस के साथ प्रोपोजल भी डाल दिया, और उसके बोला कि तुम इसी प्रोपोजल पे अपना हाँ या ना लिखकर भेज देना। कंपनी अपने घर से स्टाम्प ड्यूटी, जो पोस्टल स्टाम्प होता है, डाक टिकट, वो सब सरकार को पे कर देगी। कौन पे कर देगी? कंपनी। ये ईमेल आईडी है कंपनी का, उस पर भेज दो, वो सिक्योर्ड ईमेल आईडी है, उसमें एक बार आपने ओपिनियन दिया, उसको कोई डिलीट या कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। एक बात करो, तो बेटा यही छोटी सी बात है। वेरिएशन करने के लिए हम तो यही समझते हैं बेटा, वेरिएशन तभी कर सकते हैं जब आपको कितने मेंबर्स का रिटेन में कंसेंट आ गया हो, 75%, या आपने पास किया है। क्या पास किया है? और इसके लिए कौन सा मीटिंग बुलाएंगे आप? क्लास मीटिंग। बच्चों सर आप तो जीएम बोलते थे, सीएम कहां से आ गया? तो आप समझो कि मीटिंग जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, मीटिंग 3 तरह का मेंबर्स का, एक होता है एजीएम, एक होगा ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक होता है क्लास। तो मैं लिखवा देता हूं, बस एक लास्ट लाइन और बोल दीजिए। 75% मान लीजिए, नहीं चलिए 80% आपके फेवर में आ गया, तभी भी तो नाराज फूफा है ना। कितना %? पक्का ना? तो नाराज फूफा इस वेरिएशन को, जिसपे 80% लोगों ने अपनी राजामंदी दे दी है, उसको चाहे तो हाँ किसी के पास जाके एनसीएलटी को न्याय करने की बड़ी खुजली मची है। क्या करने की खुजली? कुछ भी गलती होता है कंपनी लॉ में, जो भी दुखी है वो बोलते ना, हारे का सहारा कौन है बेटा? एनसीएलटी हमारा। हाँ नहीं ना, हारे का सहारा कौन हमारा? एनसीएलटी। नहीं, आपका भगवान तो है ही, मैं मना नहीं किया, मैंने एक इसी बहाने एक नारेबाजी भी करवा दी आपको जी। क्या बात है भाई? 3rd, ये देखना बेटा जी, ये 3rd बेकार है। ये कह रहा है कि बेटा जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, उसने तुम्हारे वेरिएशन के खिलाफ बगावत की बिगुल नहीं बजाया है। किसके पास जाके? ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, ये जो नाराज फूफा है वो कितने दिनों में जा सकता है एनसीएलटी के पास? 21 दिन। 21 दिन कहां से? जिस दिन या तो कंसेंट लिया था, रिटेन कंसेंट मेंबर्स का, या रिजोल्यूशन पास हुआ 75%। बेटा ऐसे अगर स्पीड से अगर मैं पढ़ा दूं तो सर अच्छा मजा आ रहा है आपको? इसको लिखवाने की जरूरत? पक्का ना? लिख लीजिए, भूल जाएगा बच्चा, थोड़ा सा लिख लीजिए। आए रुक जा। ओके सुनो ना बच्चे, अभी लिखो, हिला के रख दे बेटा। और इतने प्यार से है ना, लिखने में बोरिंग हो जाता था, और आपने एकदम आज एकदम लेयर बाय लेयर चीजों को क्या करते जा रहे हैं? अनफोल्ड ही तो हो रहा है कि अच्छा ऐसे। चलो एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं। हाँ जी, 48 का फ्लो चार्ट अभी बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले मेंटली बनाओ सब बच्चे, मतलब यहीं पे मेरे साथ। पहला क्या काम है? वेरिएशन करना चाह रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरा, या तो रिटेन कंसेंट लो या मीटिंग बुलाकर एसआर पास कर लो। रिटेन कंसेंट कितने जने का चाहिए? 75%। वैल्यू लिखा है या नंबर लिखा है? ओ वैल्यू ही हुआ, नंबर की बात नहीं कर रहा है, वैल्यू ही तो हुआ सर। 75% ऑफ, जल्दी बोलो क्या? इशूड। हाँ तो नंबर बोले तो हम लोग इंसान की बात करते ना, वैल्यू की बात हो गई ना। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी के पास बच्चों
एक कंपनी के पास 100 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है, समझने के लिए 100 करोड़ का, और कितने लोगों के पास है? 100 लोगों के पास, 100% के पास। इसमें से राजीव सर के पास अकेला, सुनना, राजीव सर के पास अकेला ही, मान लो 90 ज्यादा हो जाएगा, 89% अकेला, 89 करोड़ तो मेरे ही पास है। तो संख्या मैं हूं अकेला, लेकिन वैल्यू में देखा जाए तो मेरे पास कितना है? 89। और तुम बाकी 99 लोगों के पास कितने करोड़ का है? मात्र 1 करोड़, हाँ सॉरी 11 करोड़, 11 करोड़ का। तो बेटा आप लोग की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें पैसे की मामले में तो मेरे पास वैल्यू क्या है? ज्यादा है। याद रहेगा आपको? तो ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगता है बेटा आपकी जो आवाज है। लास्ट लाइन बताइए, ये जो नाराज फूफा है, अगर उसने आपके खिलाफ शिकायत मार दिया तो कितने दिन में मार सकता है? 21। अगर 21 दिन बीत गए और कोई कंप्लेंट नहीं हुआ तो मुबारक हो, आपका हाँ फूफा मान गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो फूफा फुआ से हंस हंस के बातें कर रहा है, तो बोला कोई बात नहीं, बात करने तो करने, लगता है फूफा है ना, ठीक, हाँ बह गया था, हाँ ये बहुत अच्छा है जी। लास्ट, मान लो बेटा जी ये जो 10% डिसेंटिंग थे, अच्छा मान लो बच्चा जी 92% लोगों ने वेरिएशन को सपोर्ट किया, 8% लोगों ने अपोज किया, तब तो इलिजिबल ही नहीं है एनसीएलटी के पास जाने के लिए। कितने लोग ही जा सकते हैं? एक भी जा सकता है या 10%? आपको वैल्यू का कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? 10%, 10% ऑफ शेयर्स ऑफ दैट क्लास, मतलब उस क्लास के जितने भी नंबर की बात करें तो जितने भी शेयर्स की संख्या उसका 10% नाराज फूफा लोग जा सकते हैं, अगर उससे कम है तो जा ही नहीं सकते। अच्छा एक बार अगर मान लो एनसीएलटी ने कहा कि तुम माइनॉरिटी के साथ मजाक कर रहे हो, कभी कभी ना आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा, मेमोरेंडम आर्टिकल, अब तुरंत आना है ना, प्रोस्पेक्टस के बाद आर्टिकल ही पढ़ाऊंगा, मेमोरेंडम। उसमें क्या होता है ना बेटा, कभी कभी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स किसका रैगिंग करना चालू कर देता है? माइनॉरिटी का। तो यहाँ पे माइनॉरिटी की एक औकात है, कितना परसेंट है उसके पास? 10। और वो वेरिएशन के खिलाफ जाके बोला कि है ना कि ये वेरिएशन ठीक नहीं है, तो बेटा वेरिएशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फिर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है ये नहीं कहेंगे कि ये तो गलत है, हम भी अपील करेंगे, नहीं। एक बार जो फैसला आ गया किसका? एनसीएलटी का, वो बाइंडिंग होगा। क्या होता है बाइंडिंग का मतलब? हाँ हाँ, इनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल, बाइंडिंग इफेक्ट अपॉन द शेयर होल्डर्स ऑफ द क्लास। Further, subsection 4 requires the company to file a copy of order of NCLT, जहां पे अपील गई थी, है ना, विद द रजिस्ट्रार विद इन कितना? 30 days ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर। क्या हमारे शेर शेरनियों को कुछ थोड़ा भी समझ में आया? क्या समझ में आया? आप मुझे बताइए। अब मैं दोनों का निपटा देता हूं, 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने दूंगा, है ना, फ्लो चार्ट के रूप में, ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। कंसेप्ट 23, बस ये आखिरी सांस ले रहा है चैप्टर, 10 मिनट में नया। 23, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स ऑफ, जी साहब, वोटिंग राइट्स ऑफ किसका? हाँ, इक्विटी एंड, काश बेटा आप सीधा वोटिंग, वोट कैसे दिया जाता है ये भी सीख लेते। ये तो भी थियरी हो गया ना कि वोटिंग राइट्स होता है, आपको प्रैक्टिकल पढ़ाना है कि मीटिंग कैसे, हाँ जनरल मीटिंग में कैसे बुलाई जाएगी और कैसे आप अपने वोट का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बेस तो बन ही गया। आ जाइए बेटा, आपको मैंने 4 मिनट बोला है तो ज्यादा झूठ बोलना ठीक नहीं रहता। वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर थोड़ा थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए। ईएसएच का मतलब ही होता है
इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिख देता हूं, पहली बार आपने सुना ना। तो पीएसएच का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर। यस बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर shall have, इसी चक्कर में तो इक्विटी वाला पिछड़ गया और प्रेफरेंस वाला इसी को एक्सक्यूज बना के बोला कि भले उसके पास वोटिंग राइट्स है बट मेरे पास डिविडेंड का राइट्स है, कैपिटल के रीपेमेंट का प्रायर राइट्स है। प्रेफरेंस का मतलब है मुझे कुछ प्राथमिकताएं तो मिलना ही चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए कुछ हद तक। इक्विटी शेयर होल्डर शैल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी मैटर। बच्चे बोले सर बीओडी का भी पावर छीन सकता है क्या? हाँ, छीन ही सकता है, बट जनरल मीटिंग रोज रोज बुला पाना संभव नहीं है। कुछ पावर तो कंपनी लॉ में कंपनी का जो काम है उसका करने का अधिकार किसको भी दिया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट उसके ऊपर अंकुश यानी लगाम लगा सकता है, कौन लगा सकता है? शेयर होल्डर्स, कि भाई नहीं नहीं डायरेक्टर साहब उछलो मत ज्यादा। इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी मैटर प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। प्लेस्ड का मतलब रखा गया जी, बिफोर द कंपनी। वोटिंग राइट्स ऑफ बताइए बेटा, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कहना पसंद करेंगे आप ही लोग बताइए। हाँ, जनरली ऑन दीज, तीन ही लिखवाइए, चार ना लिखवाइए, 3 मैटर्स। मैटर्स डायरेक्टली अफेक्टिंग their rights, matters directly affecting their rights। दूसरा अगर बता सके तो जी सर। जी, वाइंडिंग अप, बंद ही हो रहा है, तो पूछ लो बेटा। मतलब डे टू डे काम में इनका जनरली रोल नहीं है, या तो कोई ऐसा मैटर हो जो आपको डायरेक्टली हिट कर रहा हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो आपकी एक अलग से बुला देंगे ना सर, एक अलग से बुला देंगे आपकी, क्या बुला देंगे? मीटिंग। 48 में भी इसीलिए बोला ना, जब आप जनरल मीटिंग पढ़ेंगे तो उसमें मीटिंग ऑफ मेंबर्स को मैं 3 टुकड़े में बांट दूंगा। एक तो एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक बार गा दीजिए आप लोग भी, क्या? एक मुलाकात ना, हाँ वो तो एजीएम हुआ, साल में एक ही करना है। बच्चे कहते ना सर एक बार में बात नहीं बनती सर, 2-4 मीटिंग कराओ। भाई साहब तो एक पहला तो एजीएम था, उसके बाद जो आपको फालतू में मीटिंग कर रहे हैं बार बार, वो क्या है? ईजीएम। और आपने केवल खास तरह के शेयर होल्डर्स की खास बातों को पे बहस करने के लिए मीटिंग बुलाई, तो दैट इज खास कॉल्ड कौन सा? क्लास मीटिंग।
और उसका सेक्शन नहीं है कंपनी लॉ में, अगर है भी तो 48 है जो अभी आप पढ़ेंगे। और तीसरा तो आप लोग प्यारे हैं, मैं क्या बोलूं, रिडक्शन या रिडम्पशन, रिडम्पशन भी लिखा है। किसका रिडक्शन रिडम्पशन सर? नहीं, रीपेमेंट, रिडक्शन या रीपेमेंट। तो रीपेमेंट समझ रहे हैं सर? ओ मेरे बच्चे, तो बाईबैक में भी तो रीपेमेंट होता है। अब भले आपने पढ़ा कि बाईबैक, जल्दी बोलिए, बाईबैक में हमने तो पढ़ा नहीं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेना है, लेकिन अभी 47 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग लग रहा है कि अगर कंपनी बाईबैक भी कर रही है और कंपनी के पास बाईबैक इक्विटी क्या कर रही है, तो इक्विटी का तो एसआर ओसआर पास हो गया है, लेकिन प्रेफरेंस वाले से भी आपको पूछना पड़ेगा। ये मैक्सिमम सीए लोग भूल जाते हैं, सही बता रहा हूं, मैं ही भूल जाता हूं, मैक्सिमम को छोड़ो ना। वो कहते हैं वाइंडिंग अप में क्या, किसका? हाँ, इक्विटी का बाईबैक हो रहा है। क्या बात करते हैं, सुनिए, आपको जैसे अगर इक्विटी का बाईबैक करते हैं ना, तो कंपनी का ओवरऑल कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये थोड़ा बुरा लगने लगता है कि यार प्रायोरिटी राइट तो हमारा है, और पैसे रीपेमेंट हो ही रहा है, तो पहले किसका होना चाहिए था? मेरा। अरे मान लो इवन मैं तो कह रहा हूं तुम प्रेफरेंस का भी रीपेमेंट कर रहे हो, तो बाकी प्रेफरेंस से क्या करना होगा, पूछना पड़ेगा, उनके पास वोटिंग राइट आ जाती है। हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ना बेटा यहाँ पे। रिडक्शन या रीपेमेंट ऑफ इट्स, हाँ भाई बुक लिखा है, अब लिखा है तो मजबूरी है। इक्विटी और पीएससी, पीएसएच मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और पीएससी का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बात है। हाउएवर, हाउएवर मींस प्रोवाइजो, जो आपका बुक लिखा था ना, सेकंड प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो भी था, सेकंड प्रोवाइजो, हाँ नहीं, हाउएवर के बाद सेकंड प्रोवाइजो ब्रैकेट में लिखिएगा। फर्स्ट प्रोवाइजो में कुछ और बात थी, बता देता हूं। फर्स्ट प्रोवाइजो में वही सब है कि अगर ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी तो प्रोपोर्शनेट, हाँ मिल जाएगा, कुछ ऐसा लिखा था, छोड़िए ना बेटा, तभी तो बोला था कि पहले सेकंड को छोड़ो, पहले प्रोवाइजो समझो। हाउएवर इफ देयर इज डिफॉल्ट इन however if there is default in, क्या लिखा बेटा डिफॉल्ट इन? पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ, हाँ अब वो भी लिखवा दो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर 2 year और more, then they get voting right, then they get voting right। आज हो जाएगा नया चैप्टर पक्का, जिस तरह का आपने एनर्जी दिखाया बेटा पक्का हो जाएगा। देन दे गेट वोटिंग राइट ऑन ईच मैटर, जस्ट लाइक, अरे सोचो ना यार, इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब प्रेफरेंस हो तो जरूर, लेकिन वोटिंग के मामले में अब आप क्या हो गए हो, इक्विटी जैसा। तुमको भी हर मैटर पे अपनी, कहते ना, हाँ वोटिंग राइट यूज करने का राइट है। राइट ऑन ईच, गेट वोटिंग राइट ऑन, बोले ईच मैटर, जस्ट लाइक, वाव मत बोलना, जस्ट लाइक क्या बेटा, हाँ इक्विटी, हाँ ये मैंने नया सीखा ना, यूट्यूब पे कमेंट है ना, पढ़ रहा था, तो यही सब मैंने ओपी और जस्ट लाइक वाव है। और अभी पहले जानते हैं पहले क्या चलता था यूट्यूब पे, राजू सर लोग, हाँ लॉकडाउन में, कतई जहर, कतई जहर मतलब डेडली, हाँ हाँ कतई जहर। जैसे हम पूछते थे बच्चों से कि बेटा समझ में आ रहा है,
तो कुछ बच्चे फायर का फोटो भेजा, कुछ लिखता था कतई जहर लग रहे हो सर आज। समझ रहे हो बात? कतई जहर मतलब वही डेडली। एक तो जहरीला तो ऐसे ही खराब चीज है, और उसमें भी अच्छी क्वालिटी का जहर। हाँ, मौत एकदम साइनाइड की तरह नहीं, हाँ इंस्टेंट मौत। जी जी, बट वो पॉजिटिव सेंस में। लास्ट तीसरा, लास्ट में हमारे पास है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, हाँ, प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट इन ज्वाइंट मीटिंग। वही बात हो गई ना सर, वो बच्चे एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं, रूम पार्टनर जिसको आप लोग कहते हैं। अब 10,000 का खर्चा हुआ है पूरे महीने में, है ना? तो क्या होता है बेटा, किस हिस्से में बांटा जाएगा? बराबर बराबर, ऐसे नो नॉर्मली बराबर बराबर ही बांट सकते। अब ये तो नहीं ना रोहित कहोगे नहीं आप राजू सर आप 8 रोटी खाए थे, हम कितना खाए थे? 4, 2:1। अब ऐसा थोड़े है, फिर हम तुम्हारे साथ रूम शेयर, पटेगा ही नहीं बेटा। अब भाई अब सबका डोज एक जैसा तो होगा नहीं। गेट आउट, गेट आउट क्या? बगल वाली आंटी क्या बोले, आंटी सिंगल रूम का है क्या? बोला हाँ है बेटे। बोला दे दीजिए, पार्टनर साथ रहना ही नहीं। फर्स्ट प्रोवाइड, हाँ झगड़ा होते रहता है फालतू। 2 सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। चलो इन केस ऑफ ज्वाइंट मीटिंग, हाँ मान लो लिखा तो लिख ही दिया ज्वाइंट मीटिंग। द वोटिंग राइट्स ऑफ ESH, धीरे आएगा। ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ESH मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। द वोटिंग राइट्स ऑफ ESH एंड PSH, PSH का फुल फॉर्म बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी in proportion to, yes, in proportion to their respective paid up capital। सर आपको जो बुक दिया उसमें ना बेटा इक्विटी 12 करोड़ का है और प्रेफरेंस 3 करोड़ का है, उल्टा होता है। इक्विटी 3 करोड़ का होता है और प्रेफरेंस ज्यादा, क्योंकि हम प्रेफरेंस वाले में क्या है, डिविडेंड नहीं देना है ना। बोलो बेटा, वोटिंग राइट्स तो डाइल्यूट नहीं हुआ। इक्विटी में तो बहुत परेशान करने आता है हर बात पे, सर ये कैसे हो सकता है? बोला कैसे हो सकता है सर, इसका क्या मतलब है बताइए आप जी। प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव क्या बेटा, पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल या जो भी लिखना है जी। पेड अप कैपिटल, ये एक छोटा सा पॉइंट है जी सर। अब नया टॉपिक, आप परेशान ना हुई, नॉन एप्लीकेबिलिटी छोड़िए और उसका फ्लो बनाना है तो फ्लो ही बनाना है। आज देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि दम है कि नहीं हम लोगों में। क्या हेडर क्या डालेंगे? वेरिएशन, किसमें वेरिएशन? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर लिखा है, तो हम इक्विटी प्रेफरेंस में क्या है अपना हेडर फालतू में बड़ा कर, शेयर होल्डर बोले तो इक्विटी हो या प्रेफरेंस दोनों है। अब उसमें कंसेप्ट बता दो। प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन 3 कंडीशन। प्री कंडीशन क्या है? वेरिएशन के लिए 3 कंडीशन बताओ। पहला एमओए भी बोल दो, देयर मस्ट बी एक्सप्रेस प्रोविजन इन, जल्दी बोलो। अगर एमओए में न एक्सप्रेस प्रोविजन है न रोक है, कुछ भी नहीं है, मना भी नहीं है और अलाउड भी नहीं है, तो भी नहीं कर सकते, होना
चाहिए। अगर नहीं है तो पहले तुम जाओ अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को क्या करो, अल्टर, और उसमें इस फैसिलिटी को 48 सेक्शन को थोड़ा ऐड ऑन कर लो, यस नो। दूसरा, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अफेक्टेड मेंबर्स, सबका लेने की जरूरत नहीं है, जो वेरिएशन से अफेक्ट हो रहा है, आइदर इन राइटिंग और बाय पासिंग क्या, एसआर। और तीसरा, वेट फॉर 21 डेज। क्यों? नाराज फूफा हमारी शिकायत 21 दिन के भीतर ही कर सकता था। अगर 21 दिन बीत गया तो फूफा मान ही जाएंगे, या फूफा का कोई वैल्यू है नहीं। 10% से क्या है बेटा, कम है। फूफा जी के पास 5% शेयर है, क्या है फूफा, इज्जत नहीं मिल रहा आपको, मिलेगा भी नहीं। बोला बेटा तुम्हारे बाप तुम्हारा डरता है हमसे। बोला बाप डरता होगा ना, हम थोड़े डरते हैं, है ना, बोलो ना, हाँ है ना। हाँ, तो फूफा को, भाई फूफा को पापा जी नहीं छेड़ सकते, हम लोग तो छेड़ ही सकते हैं। कि अब तो शादी उदी हो गई है, परेशान मत करो ज्यादा, हर बार आके परेशान करने लगते हो। कंसेप्ट नंबर बताओ 24। चलो, वेरिएशन। और 24 का उल्टा करो, उल्टा मतलब सॉरी डबल करो, 48। अरे 24 में 48 आ गया। वेरिएशन, क्या कोरिलेशन निकाला सर ने, फालतू का कोरिलेशन है बेटा ये। समय तो बेटा ऐसे फास्ट भागता है कि आपका कब जनवरी आ गया, मतलब आ जाएगा, और उस समय इतनी घबराहट हुई सर हमारा कोर्स खत्म नहीं हुआ, इसलिए जल्दी पढ़िए। हाँ, सब बच्चे बताएंगे। कंडीशन फॉर, तो आपके बुक ने 3 दिया है, हम 3 नहीं पढ़ा के मैं 2 ही पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइएगा। कंडीशन फॉर वेरिएशन इन राइट्स अटैच टू एनी शेयर, थोड़ा हेडर जरा बड़ा हो गया, अटैच टू एनी शेयर्स या क्लास ऑफ शेयर। साहब आप ही मेरे सब कुछ है, एक बार बता दीजिए साहब, एक बार बता दीजिए प्लीज। यस, जी बेटा जी, पहला बताइए। 2 कंडीशन है, पहला बताइए। एक्सप्रेस अथॉरिटी इन, अब लिख दिया है तो हम क्या करें, लिख दो, एमओए और एओए, काहे की अथॉरिटी, फॉर वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जोड़ना घटाना ही होता है, या बढ़ाना भी हो सकता है, बढ़ाना भी हो सकता है। क्या बात है बेटा। दूसरा बताइए, अगर दम है तो बताइए, बी पॉइंट। अगर बी बताते हैं तो मुझे अच्छा लगे। अगर आप बताएं तो ही अच्छा लगेगा, फटाफट बताइए। सेकंड, ऑब्टेन रिटन कंसेंट ऑफ, ऑब्टेन रिटन कंसेंट ऑफ 75% ऑफ, हाँ अब थोड़ा सही से लिखना होगा, हाँ 75% ऑफ। अफेक्टिंग बुक नहीं लिखता, तो जो लिखता वही लिख देता हूं, आप उदास मत होइए, वो भी लिख दिया जाएगा।
ऑब्टेन रिटन कंसेंट ऑफ 75% ऑफ, पेड अप में नहीं लिखता। अब जो लिखता है ना उसको मान लेना चाहिए। इशूड शेयर्स ऑफ रेलिवेंट क्लास, रेलिवेंट क्लास वो क्लास है जिसको हम लोग छेड़ रहे हैं, जिसको छेड़ रहे हैं उसी से तो कंसेंट, तो छेड़ने के बाद लेना है या पहले लेना है? कि भाई साहब हम आपको छेड़ रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? बोला छेड़ के तो देखो तब तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इशूड शेयर्स ऑफ रेलिवेंट क्लास, और बोलिए सर दूसरा एक और है बाई पासिंग, ये ज्यादा आसान है। मीटिंग बुलाओ, क्लास मीटिंग बुलाओ, रेलिवेंट जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके राइट्स को आप, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, आपके कंपनी 10-20 लोगों को आपने स्वेट इक्विटी चिपका रखा है, अब उनके राइट्स को आप क्या करना चाह रहे हैं? चेंज। तो क्या सबकी मीटिंग बुलाएं या खाली स्वेट वाले का? स्वेट वाले का। आपने कुछ बच्चों ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला पढ़ा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले का हमने मीटिंग बुलाया, तो उन्हीं का बुला लो जी, बाय पासिंग एसआर इन क्लास मीटिंग। मजा आ गया बेटा, क्लास मीटिंग। अब उस लड़के की बात जरूर लिखवाओ, ऑफ अफेक्टेड क्लास ऑफ मेंबर्स, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं इस अल्ट्रेशन से, प्रोपोज से, उनसे एडवांस में ले लिया जाए कंसेंट। तीसरा मैं नहीं लिखूंगा सर, सॉरी, उसके बजाय मैं लिखूंगा राइट्स ऑफ, जल्दी बोलो क्या, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। पहले मुझे बताओ एलिजिबिलिटी कब बनेगी? डिसेंटिंग शेयर होल्डर होना काफी है या संख्या कम से कम आपके पास वैल्यू के हिसाब से कर लो, या जितना भी इशूड शेयर्स है उस पार्टिकुलर क्लास का जिसको हमने हाँ अफेक्ट हो रही है, जिसको हमने मेंबर्स ने 80% लोगों ने हाँ 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 कह दिया, चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 मान लो 5% न्यूट्रल है और 15% बहुत गुस्से में बोला ना हम तो चेंज होने नहीं देंगे, तो ये 15% बहुत बड़ी संख्या है। ये भी 15% लोग उदास हैं तो ठीक ठाक संख्या है बेटा, 1-2% तो सबसे उदास हो सकता है कोई, बोलो ना बेटा, बट 15% ज्यादा है, 20% भी ज्यादा है। तो ये बोला कि तुम लोग चले जाओ चुपचाप मुंह उठा के 21 दिन के भीतर, कहां पे? एनसीएलटी। और एनसीएलटी जो भी ऑर्डर सुनाएगा बेटा जी वो बाइंडिंग होगा, सब पे बाइंडिंग होगा। ये नहीं कि हमने चेंज करवाया तो आप कैंसिल कराए, हम भी आपका कैंसिल कराएंगे। क्यों कैंसिल कराओगे सर? आप प्लीज कैंसिल मत कराओ, है कि नहीं बेटा? तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने आपके साथ शेयर किया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आपको साथ राइट्स की बात करते हैं। राइट्स ऑफ, किसके राइट्स की बात करेंगे साहब? राइट्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, बताया बेटा? सेक्शन रहेगा तो वही, हाँ 48, बट उसका जी सब सेक्शन क्या हो सकता है? चेंज। 48(2) डिसेंटिंग तो धीरे धीरे समझ में आ ही गया, नाराज लोग, बताया बेटा? एटलीस्ट कितना परसेंट? 10%। मैं ऐसे लिखवाऊंगा, पॉजिटिव लिखवाऊंगा, एटलीस्ट क्या बेटा? 10% शेयर होल्डर्स, है ना? तो ऐसे लिखना है, बुक ऐसे नहीं लिखा, लिखता है बेटा कि होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन क्या बेटा? 10% ऑफ इशूड शेयर्स हु डजंट, बोलो बेटा, एग्री विद द प्रोपोज्ड वेरिएशन कैन अप्रोच टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्लाइंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ, बोलिए, सच वेरिएशन। एंड ये कितने दिनों में कर लेना है? कितने दिनों में कर लेना है? 21 डेज। लिखिए बेटा, जब आप लॉ को उसी के शब्द में पढ़ते तो और अच्छा लगने लगता है,
जी बेटा, द होल्डर्स ऑफ, हाँ एटलीस्ट 10% ऑफ। अब भाई नहीं लिखा पेड अप कैपिटल, तुम काहे बहस करें बेटा, इशूड ही तो आगे चलकर किस में तब्दील होता है, पेड अप में। द होल्डर ऑफ एटलीस्ट कितना बेटा, 10% ऑफ इशूड शेयर्स, हाँ ऑफ मैं रेलिवेंट क्लास लिखूंगा, शेयर्स ऑफ रेलिवेंट क्लास, द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ, बोलिए कौन सा, रेलिवेंट क्लास में, सर हाँ, मे अपील टू NCLT for cancellation of variation within, ये जरूर लिखना है, डैश डेट आफ्टर डेट ऑफ, जिस दिन एसआर पास हुआ या जिस दिन 75% ऑफ इशूड शेयर्स की संख्या आपको मिल गई, विद इन 21 डेज आफ्टर डेट ऑफ, हाँ कंसेंट ऑब्लिक, बोलो बेटा कंसेंट ऑब्लिक क्या, रिजोल्यूशन। थैंक यू मेरे भाई और बहनों, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई ये कैसे काम करता होगा दिल से। लास्ट में बेटा एक रह गया आपका, अगर मान लो बेटा आपने टाइम पे आवेदन डाल दिया, फिर दोनों पार्टियों को सुनेगा और एनसीएलटी की फैसला सुनाएगा, उस फैसले की कॉपी को ना बेटा जमा भी कर देना। थर्ड बता दो, बाइंडिंग, बस खाली लिखो बाइंडिंग, 48(3) ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ये नहीं कि डिसेंटिंग पे ही बाइंडिंग होगा, डिसेंटिंग तो नाराज फूफा है, कहेगा कैंसिल हो गया, बोला हाँ तो जिसको पसंद नहीं था उसके लिए कैंसिल हुआ, हमें तो पसंद था, बोला ना ना ना, कैंसिल हुआ तो पूरे कंपनी के लिए। और अगर अप्रूव तुम लोग तो कर ही दिए हो, एनसीएलटी को भी लगा कि नहीं नहीं इस वेरिएशन से ये अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बेटा, ये जो 10% वाले लोग हैं, ये लोग अपनी राइट्स का बुरा मत मानिए, तो कभी कभी होता है ना इंसान को हाँ मिसयूज कर रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट है, मैंने कहा बेटा आप कभी भी फोन कर सकते हैं, तो रात के 12 बजे फोन किए तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े। अच्छा मैं नाराज भी नहीं हो सकता कि मैंने बोला था कभी भी फोन कर सकते, लेकिन बेटा फिर मुझे ना आके रूल बदलना होगा क्लास में आकर, बोला बेटा 9-10 बजे तक ही करो, उसके बहुत ज्यादा लेट करने पे ना नुकसान हो जाता है। यस नो बेटा जी। ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी शैल बी बाइंडिंग अपॉन, किसके ऊपर बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग अपॉन द कंपनी, हमने कंपनी लिख दिया बेटा जी। वेरिएशन आपने किया ना, वेरिएशन आपने किया तो इसकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए, कहां दे दीजिए, आरओसी को, क्योंकि आरओसी के पास पुराना ही जानकारी होगा। वेरिएशन अप्रूव हो गया, मेंबर्स ने भी कर दिया, और एनसीएलटी में शिकायत हुई नहीं है, हुई तो एनसीएलटी ने भी उस अपील को कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया, बोला नहीं नहीं वो लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपको दिक्कत है तो भी आप कंपनी लॉ की ये नुकसान है आपके लिए कि आप बेच बांट के निकल लीजिए ना सर, बोला यही तो वो चाहते हैं बाकी लोग भी, हाँ बोला तो सही चाहते हैं ना, प्रीमियम पे बेच बांट के निकलिए। फोर्थ, बहुत अच्छे बेटा जी, लास्ट में आरओसी फाइलिंग, थोड़ा सा मैंने भी सुधार किया अपने लिए कोड बनाने का तरीका, आरओसी फाइलिंग, यस काश फॉर्म भी दे देता कोई, द कंपनी शैल
विद इन 30 डेज। एक मिनट। हाँ सुफी भाई बताइए। अच्छा, ये टॉपर्स देखा आपने? टॉपर्स, हाँ, जो कोचिंग क्लास है U86 बोलते हैं, आप U86 पे चले जाइए। बहुत आसान है। गुरुद्वारे, एक छोटा सा गुरुद्वारा है ना उस साइड में, मेट्रो गेट से आप घुसेंगे ना 3 और 2 के बीच से, टॉपर्स का बोर्ड लगा होता है, आप वहां पे दे सकते हैं। वहां पे हाँ वहां पे जी। उन्हें दे दो साहब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। वहां मत ही दो ना, उसके बजाय ना आप टॉपर्स का ऑफिस है सर, यहीं पे आप भेज दीजिए ना, सचदेवा जूस कॉर्नर के पास भी टॉपर्स का ऑफिस है। अच्छा, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, आप वहीं दे आओ सर। ठीक है सर, ठीक है, वहीं दे दो। द कंपनी सेल विद इन कितना लिखा आपने? 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फाइल ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, सच ऑर्डर। यानी बेटा इसका मतलब बात आगे बढ़ गई है, ट्रिब्यूनल तक गई है, ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया या डिसमिस किया। आप एसआर पास किए हो तो जाती ही जाती है, उसके चर्चा नहीं किया इसने, आपको नॉलेज नहीं है अभी थोड़ा सा। आपको कंपनी मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा एमजीटी चैप्टर में। बेटा जब भी एसआर पास होता है उसका बाय डिफॉल्ट जानकारी जाती है किसके पास? आरओसी। एक सेक्शन है, अगर आपको याद अच्छा लगे तो याद कर लीजिए, सेक्शन नंबर कौन सा? 117, 117। ये वो नहीं कह रहा है कि एसआर की कॉपी भरो, अल्ट्रेशन की कॉपी तो जा चुकी होगी आरओसी के पास। आपके अल्ट्रेशन को कैंसिल कराने के लिए किसी ने शिकायत कर दी, कहां शिकायत कर दी? हाँ, एनसीएलटी में। और एनसीएलटी चाहे अप्रूव करे उस शिकायत को या रिजेक्ट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। याद रहेगा ना बेटा? द कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फाइल अ कॉपी ऑफ क्या बेटा? सच ऑर्डर। कहां पे उस ऑर्डर की कॉपी जमा कर देगा? टू आरओसी। थैंक यू बेटा। एक तरह से फाइनली ये चैप्टर आपका इसी सेक्शन के साथ रुक जाता है, खत्म होता है। अब 10 मिनट एक दो क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करता हूं, है ना? ऐसे तो हम लोग बाई बैक के आधा क्वेश्चन, राइट शेयर्स के क्वेश्चन, हाँ पक्का चेक कर लो भाई, अगर कुछ सेक्शन निकाल दे तो अलग बात। हाँ भाई, ऑर्डर कुछ भी हो बेटा, एक कॉमन डाउट है, एनसीएलटी का कुछ भी ऑर्डर हो वो सारे कॉपी जाएंगे ही जाएंगे। कोई और डाउट हो तो पूछ लो। अरे पूछ तो लो यार। चलो एक क्वेश्चन बनवाते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना दम है या मेरे। नए चैप्टर लिखवाऊं? रुक तो जा। ये नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रुको एक बार बनाते हैं। DBS Chemicals Limited issued ordinary shares of different class. Okay. DBS planned to vary rights of one of the class wherein there were only कितना होल्डर? 105 होल्डर्स। 100 आउट ऑफ 105 होल्डर्स ओन्स, 100 आउट ऑफ 105। बड़े गरीब लोग हैं बेटा। हाँ, 5 शेयर होल्डर के पास, 5 शेयर होल्डर के पास 99.5%। भाई वर्मा जी परिवार बोला नया चैप्टर पढ़ाओ, है ना? बहुत बड़ी बात है बेटा, क्योंकि ये चैप्टर में दम ही नहीं था, और अब किसी भी चैप्टर में दम नहीं लगेगा आपको। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, जैसे वो भाई भी आए हैं अमित आलोक जी, आज ही आप खत्म कर सकते हो प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट। इतने प्यार से सिखा सकता हूं मैं, पर थोड़ा इमोशनली सीखना है। बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने लगते हो तो भी नुकसान दे जाता है। हाँ बेटे, रिमेनिंग 5 होल्डर्स होल्ड कितना परसेंट? 10% शेयर्स। 100 आउट ऑफ 105 के पास आधा परसेंट है, और बाकी 5 के पास
10-10%। वही सब तो ये गलतियां करता है ना, तभी तो नहीं बना था मेरे से। कुछ ना कुछ पंगा, तो भाई सॉल्व तो पूरा होना चाहिए। Presuming 100 holders who owns कितना बेटा 0.5% shares already signed authorized the consent letter sanctioning the variation. How many holders out of such 5 need to authorize the said letter to approve the variations? Option 0. अच्छा, तो इन्होंने भी तो क्या ऑल 5, ये ना कुछ गलती करता है। पहले तो यहीं पर नहीं समझ में आया मुझे, सही चल रहा था कि भाई बेटा जी 105 मेंबर है, 100 आउट ऑफ 105 ओन्स कितना परसेंट 0.5। तो जैसे बच्चे ने कहा कि 99.5% तो किसके पास है 5 के पास, यस या नो, वर्चुअली 100% ही है नहीं 99 पॉइंट कहां पे, यहां पे अच्छा अच्छा, यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं कि भाई बाकियों के पास 99.5%। वो बेचारे भी तो नाराज थोड़े हो रहे, ये तो देखो हाँ, वो तो वैल्यू वैल्यू के हिसाब से नहीं, वो तो वेरिएशन कर सकते हैं आप। ये लिख, वो तो हमने सुधारवा दिया ना बेटा, लिखा तो है कि 5 के पास ईच के पास 5 होल्डर्स होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ ईच ऑफ, ये लिखा तो है ईच के पास, ईच के पास कितना कितना परसेंट है 10-10%। नहीं तो वहीं फिर कंफ्यूजन हो जा रही है ना कि सबके पास जब 10-10% है तो 50 हुआ, और एक के पास आधा है, मतलब 100 के पास आधा है, तो भाई 105 के पास तो तुम्हारा टोटल 50 दशमलव कितना परसेंट ही हुआ, 50% ही तो हुआ, यस नो बेटे। तो इसको दिमाग लगे, बट कहते ना बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जनरली आपका, है ना बेटा 3/4 क्या होता है बेटा, हाँ ये भी कर सकते हैं, सही कह रहा है लड़का। पढ़ो पढ़ो, रीडिंग पढ़ो, रीडिंग करो, हाँ है तो देखना जरा सही में क्या 100 आउट ऑफ 105 होल्डर्स ओन, तो ठीक तो है भाई, ये बच्चे ने सही इंटरप्रिटेशन निकाला, 100 के पास 0.5 है तो 50 इसके पास भी हो गया, अरे बोलो ना, हाँ भाई साहब कैसे समझ में आएगा। देखो कंपनी के पास टोटल 105 मेंबर्स हैं, ठीक है बेटा, मेंबर की 2 कैटेगरी कर दो, 100 मेंबर्स के पास ईच के पास 0.05 ईच है, और 5 मेंबर्स जो धनी वाले हैं 5 मेंबर्स इनके पास 10 ईच है। तो ये लड़का कह रहा है कि सर 100 में 0.5 से करो तो ये भी तो 50% हो ही गया, और ये भी 50% हो गया, बोलो ना, तो 50-50 100 हो गया। अच्छा ये भी कंसेंट दे ही रहे, ये ऐसा नहीं कि जो बुरा मत मानिएगा, आप लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, ये जो 100 मेंबर है ना वो भी ऑथोराइज कर रहे हैं वेरिएशन का, हाँ अब कह रहा है कि 50 तो उन्होंने खुले दिल से सपोर्ट कर दिया है, हाँ और 25% भी आ जाए तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो वो कैसे भी करके वही 3/4 का ही पंगा 75%, क्लियर रहेगा क्या। मैंने बोला था ना कि अब बताओ यार, तुम लोग नाराज हो जाते हो, ये क्वेश्चन
एग्जाम में आता तो वहां तो और इंसान का दिमाग उड़ा रहता है। आप कम से कम यहाँ तो पकड़ में जा रहा है कि भाई वेरिएशन हो सकता है, वोटिंग राइट्स में इस तरह के सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। बोलो बेटा, इस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ? 105 हो गया ना? चल, 3/4 के चक्कर में वो आ गया। ओके, ये बता। अरे भाई सॉरी यार, ये सब तो पढ़ाई नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपके साथ प्रैंक हो गया, सॉरी यार। बहुत सिंपल है, सुनो, ऐसा कोई प्रैंक नहीं। 49, 50 और 51 भी है क्या आपने बुक में? 52 तो पढ़ चुके हैं, प्रीमियम 52, 53, 54, 55 सब निकल चुका है। अरे एक एक लाइन का है, बेरट में भाई बेरट लाया है, इरेलीवेंट तो है लेकिन पढ़ लो यार। कंसेप्ट बताओ। 25 कॉल्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट। चलो वही मैं कर, एक एक लाइन के सेक्शन, बेरट में एक एक लाइन का है। आपके बुक में थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा एक्सप्लेन किया ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा है। 49 बेटा क्या है, सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो 49 कहता है बेटा, जो कॉल होना चाहिए ना, यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए। जैसे आप लोग मेरे से पढ़ते हैं और 10,000 रुपये आपसे मुझे लेने हैं, और सब बच्चों से मैंने 5-5 हजार ले लिया है। अब हमने खाली वर्मा जी को कहा कि भाई, है ना, या सारे बच्चों को बोला कि तुम लोग बैलेंस 5-5 हजार दो, और वर्मा जी और शर्मा जी को बोला कि तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। ये तो भेदभाव हो गया। आप ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। कॉल करना है बीओडी तो ध्यान रखो, कुछ नियम का पालन करो। कॉल करना है बीओडी तुमको करने का राइट है, पैसे मांगने का राइट है, सब्सक्राइब शेयर्स को फुली पेड कराने का राइट है आपको। लेकिन बेटा इसका एक तरीका है, तरीका यह कि सबसे मांगो पैसे। ये नहीं कि बेटा क्या करके बेटे किसी को, है ना, बोल दिया और किसी को नहीं बोला, या जितने लोगों का नाम ए से चालू होता है उनसे पैसे अभी मांगे जाएंगे। अरे क्लास तो एक ही है। अब पैसे मांगने तो सबसे यूनिफॉर्म बेसिस पे मांगना है, और भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। बस जैसे बच्चे ने बोला सेक्शन 49, सही बता रहा हूं, एक एक मिनट का सेक्शन है जी। 49 यूनिफॉर्म बेसिस। लेकिन भाई यूनिफॉर्म बेसिस क्या? मान लीजिए आपका बैच अलग है, इसके बाद मैं किसी और बैच में जाऊंगा, तो जरूरी तो नहीं कि मैं सबके साथ एक ही जैसा क्या करूं, ट्रीट करूं, व्यवहार करूं। हाँ, आपके बैच में आप बच्चों में भेदभाव मैं नहीं करूंगा। वो बैच फास्ट ट्रैक है या कोई दूसरी बात है उसमें, तो उसमें मेरा बिहेवियर क्या हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है। यस नो बेटा, पर्सन टू पर्सन हो सकता है चेंज, कोई दिक्कत नहीं। बट एक पार्टिकुलर रूम में 10 बच्चे बैठे हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल शैल बी मेड on uniform basis from all the members of from all the, क्या लिखा आपने बेटा, मेंबर्स ऑफ, किसके? ऑल द मेंबर्स ऑफ क्या? सेम क्लास। पक्का जी? जी, ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम क्लास। क्लास सेम, कॉल की रकम भी सेम, याद रखने का तरीका। ठीक है बेटा? हाँ, आपका कोई बैच चल रहा है, 500 बच्चे हैं, तो सब बच्चों से ही है, 1000 रुपये देकर एडमिशन कराएं। भगवान से कहते कुछ बच्चों से मांगो, कुछ बच्चों से मत मांगो। खैर उनका कोचिंग है, कोचिंग में ऐसा रूल भेदभाव चलता होगा, कंपनी लॉ में इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। आपको याद होगा ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का रकम सबके लिए क्या होता था? सेम। ये नहीं कि ए नाम वाले बच्चों से
पहले मांग लो बी वाले से, बाद में जेड वाले से, तो आखिरी में। अरे ये सब क्या है। सेकंड लिखिए, 49 की अपार सफलता के बाद सेक्शन 50, क्या कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है? जवाब है यस, सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन इन एओए। और जिनसे भी कॉल्स इन एडवांस लिए हो, हाँ, उनको आप दो तरह से खुश कर सकते हो। या तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो, या दिक्कत है तो ज्यादा थोड़ा दे दो, क्या, डिविडेंड, दोनों दे सकते हो। हाँ, अगला सेक्शन आएगा 51, वो डिविडेंड ज्यादा दे दो थोड़ा उनको। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट के बदले में क्या दे दो, थोड़ा ज्यादा डिविडेंड। लेकिन बेटा जी ध्यान देना, जैसे उस लड़के ने आगे की बात पकड़ ली, आप उसको मत दो ज्यादा, क्या मत दो, वोटिंग राइट्स, क्योंकि अभी वो कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी तो कैपिटल पैसे आए कॉल्स इन एडवांस की तरह, अभी वो कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज बुक्स में नहीं हुआ बेटा जी। आर्टिकल में लिखा होगा तो देना ही पड़ेगा, कंपनी की व्हील पे है। हाँ तो बेटा मैं वही कहा, मेंबर को इंटरेस्ट मांगने का कोई राइट नहीं है, तब तक राइट नहीं है जब तक ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल में ना हो। बेटा आप मेमोरेंडम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 10 कहता है बेटा, झूठा ही बोल दीजिए, कौन सा सेक्शन कहता है? 10। एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड creates a binding relation between company and its member as you have signed it personally। ये जो रेलवे के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, स्टैंडर्ड, चाहे आप साइन नहीं किए हो फिर भी माना जाएगा कि वो रूल आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। क्लास में बैठे हैं, आपसे भले कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन नहीं कराया गया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया पिलर पे कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो माना जाता है कि आपने भी उसको पढ़ा है और उस पर क्या किया है, साइन किया है। खैर 50 जी, कॉल्स इन एडवांस। इफ ऑथोराइज्ड by AOA, a company may receive calls in, if authorized by AOA, a company may receive, क्या receive, calls in advance। If authorized by AOA, a company may receive calls in advance from its, जी किससे बेटा जी, फ्रॉम इट्स, जल्दी बोलिए, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बहुत अच्छे बेटा जी। अब लास्ट बेटा इसी में, however calls in advance will not entitle you to have higher voting rights। बाकी को जितना है उतना ही रहेगा, बच्चों तो हम क्यों देंगे कॉल्स इन एडवांस? हाँ ये तुम सोचो, अपने आप से पूछो, और दे दिए हो तो एक सेक्शन 51 है तुम्हारे बचाव के लिए। कंपनी चाहे तो, हाँ बेटा, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हो तो कंपनी, जैसे 10 रुपए का शेयर है, सब कोई 8-8 रुपया दिया, मैंने को खुजली हो रही थी, मैंने कितना दे दिया, 10। और कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई मेंबर्स बिना मांगे हुए भी पैसा फुली या पार्शियली एडवांस में जमा करा देता है, तो कंपनी अगर इसी दौरान डिविडेंड बांटती है तो सबको डिविडेंड मिलेगा, पेड अप वैल्यू पे ही मिलता है। तो सबका पेड अप 8 है, उस पे मिलेगा, लेकिन राजीव सर को 8 पे ना मिलकर डिविडेंड कितने मिलेगा, 10 पे। तो एक मेरे पास एक तरह से लालच भी है कि, लेकिन ये लालच ऐसे नहीं मिलेगा, आपका अधिकार, क्या क्या शेयर्स अलॉट हो, देखिए सर पार्टली पेड है, अलॉटमेंट का पार्ट,
पेमेंट से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे एप्लीकेशन मनी दे दिया आपने और अलॉटमेंट मनी दे दिया, हो सकता है ना फर्स्ट कॉल बाकी हो, तो फर्स्ट कॉल तक तो शेयर्स अलॉट हो चुका है। हाँ, फर्स्ट कॉल से पहले ही शेयर्स तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अलॉटमेंट हो जाना चाहिए और शेयर सर्टिफिकेट है ना 2 महीने के भीतर आपके घर पहुंच जाना चाहिए। एक बात करो जी बेटे, हाउएवर कॉल्स इन एडवांस will not entitle a person, सोचो बेटा, however calls in advance will not entitle a क्या person, किस चीज के entitle नहीं करेगा, yes entitle a person to have जी higher voting rights। थैंक यू बेटा जी। और लास्ट थर्ड, जी बेटा नॉर्मली, मैं नॉर्मली की बात बता रहा हूं, डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। फिर से बोलिए कौन से वैल्यू पे? रिलायंस का एक शेयर का कीमत 3300 है, जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं। कितना बेटा? 2300, 3000 मान लीजिए, अच्छा कम हो गया, अच्छा 2000 मान लेते हैं सर। रिलायंस के शेयर का मार्केट वैल्यू 2000 है, बट मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपया। तो जब मैं आपके तरह स्टूडेंट था तो मैं सोचता था रिलायंस ने 500% शेयर डिविडेंड बांटा, 500%, तो मैं सोचा 2300 का 500% तो बहुत होता है भाई। तो बाद में किसी दोस्त ने थप्पड़ मार के बताया कि नॉर्मली डिविडेंड ना तो इशूड पे, ना कॉल्ड अप पे, ना पेड अप पे, किस पे बांटा जाता है? फेस वैल्यू। आप रट लेते तो अच्छा रहता। नॉर्मली डिविडेंड इज पेड ऑन द फेस वैल्यू, बट 51 उल्टी गंगा बहा रहा है, कह रहा है कंपनी अगर ऑथोराइज्ड है अपने आर्टिकल द्वारा तो ये पेड अप कैपिटल के बेसिस पे फेस वैल्यू को इग्नोर कर देगी और किस पे डिविडेंड बांटना चालू कर देगी? पेड अप। इसे जानते हैं किसको इनडायरेक्टली फायदा पहुंचेगा? हाँ, जिसने थोड़ा ज्यादा दिया है। अरे बोलो ना बेटा, हाँ या ना? तो ये है, लिखिए बेटा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड हेडर टाइप का है, मतलब सब हेडर है इसका। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन पेड अप कैपिटल, ये है बेटा। इफ ऑथोराइज्ड बाय, कंडीशन लगा दिया इसमें, इफ ऑथोराइज्ड बाय एओए company may pay dividend in proportion to amount paid up on जी सर, अमाउंट पेड अप ऑन, बोलो बेटा जी कौन सा? ईच शेयर। मतलब क्लियर नहीं हुआ? तो सर मेरे हिसाब से तो मैं जब स्टूडेंट था तो इसको ऐसे ही याद करता था कि कॉल्स इन एडवांस वाले को 50 में हम ज्यादा खुल के नहीं पढ़ा पाए, कॉल्स इन एडवांस ले सकती है और उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। लेकिन शायद 51 कह रहा है कि कंपनी अगर आपके प्रति उदार हो जाए तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि भाई जिसका जितना पेड अप आया है फेस वैल्यू पे नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे भी नहीं मिलेगा, किस वैल्यू पे मिलेगा? पेड अप। जिसने जितना भुगतान कर दिया है, अब किसी ने कम किया तो उसको लॉजिकली यही होना ही चाहिए। डिविडेंड किस बेसिस पे मिलना चाहिए? पेड अप पे।
हमने जितना दिया है सर, किसी ने कम दिया तो उसको कम मिले, डिविडेंड में हिस्सेदारी, और जिसने ज्यादा दिए पूरे दिए उसको थोड़ा ज्यादा मिले। मतलब ये लॉ का बेसिक फंडा होना चाहिए, और लॉ ने शायद इस बात को माना भी है, तभी इसमें चीज को बताया। अब मैं फिर से बैक ना हो जाऊं, इसलिए मैंने अब लिख दिया फाइनली, बोलिए कौन सा, दी एंड। कम से कम, हाँ पक्का, अब नहीं, कम से कम आप समरी जरूर इसका बनाइए। समरी के लिए हाँ फटाफट सेक्शन वाइज बनाइएगा, अब टॉपिक वाइज मत बनाइए, अब बड़े हो गए। सुनिए ओ बच्चे, इसे दो फायदे होंगे वर्मा जी। एक तो आपको ये पता चलेगा सर ने कौन कौन सा सेक्शन छोड़ दिया, समझ रहे बात। अब आप टॉपिक वाइज मत बनाइए समरी, अब बड़े होते जा रहे हैं, तो आपको क्या बनाना है, सेक्शन वाइज। जैसे सेक्शन हमारा कहां से चालू हुआ, 43, कहां खत्म हुआ, 72, मान लेते हैं हम लोग 72 मान लेते, चलिए 71 ही लेते, ठीक है जी, 71 पे ही खत्म है। तो बीच में भी एक आधा सेक्शन ओमिट हो गया, डिलीट हो गया, हमारे कोर्स में नहीं है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बनाते समय गूगल का भी थोड़ा सहारा ले सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे लिए हेडर एक बार शुरुआत कर लीजिए, बाकी आप करिए। पहली बार टॉपिक वाइज नहीं समरी बनाना है, कैसे, सेक्शन, इसी बहाने सेक्शन रटा जाएगा और कमियां भी पता चल जाएगी कि सर ने 10 सेक्शन छोड़े हैं या 8 सेक्शन छोड़े हैं या 20 सेक्शन छोड़े हैं, उतने में से आप फिर अपने बुक से उसको क्रॉस चेक कीजिए, और अगर मिलता है तो एक बार रेफरेंस या बोल दीजिएगा सर ये मेन सेक्शन छूट गया, या जैसे भी आप कहेंगे मैं उसको इंप्रूव करा दूंगा। सर आपकी बार समझिए समरी बनाना ही नहीं, आपको सेक्शन और यहाँ पे लिख देना है, बोलिए क्या आपका, कीवर्ड्स, बस 2 ही पार्ट में बनाना है आपकी बार समरी। आइए एक मैं मदद करता हूं, 43, बस बेटा नया चैप्टर भी तुरंत चालू होकर, चालू नहीं होगा, खत्म भी, नाम ही है उसका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, नाम में छुपा है, एक चैप्टर नहीं है, कितने चैप्टर, 2। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा हम पब्लिक को है ना इनवाइट करते हैं कि हमारा यहाँ शेयर बिकाऊ है, बोलो, और आप लोगों को अगर मन मानता हो तो आप खरीद सकते हैं। अगर वो खरीद लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम उनको शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। जो नॉर्मल लॉ में एक्सेप्टेंस होता है, कंपनी लॉ में एक्सेप्टेंस का मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक्सेप्टेंस का मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आइए सेक्शन नंबर क्या लिखा आपने, 43, एक आपका भाई खाली समझा के जाएगा, हाँ काइंड्स ऑफ शेयर्स। अभी कैसे टाइम हो गया, अब तो 37 है, अरे काइंड्स ऑफ शेयर्स आपको याद होगा, इक्विटी, इक्विटी है ना बेटा, विथ एक ए वाला लिखवा दीजिए मेरे साथ जी, इक्विटी विथ, दोनों लिखवाइए पहले, इक्वल राइट्स, आप उदास बिल्कुल मत होइए, 1 मिनट में से मौका दीजिए, इसी बार शुरुआत कर दिया मैंने। दूसरा बोलिए, ए था, ए था, ए के बगल में आई यानी 1, 1 मिनट जो कराने दीजिए, इक्विटी विथ डिफरेंशियल राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू वोटिंग, विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड, जिसको आप डीवीआर बोलते थे, इक्विटी विथ या इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर, और ये बी था कौन सा, प्रेफरेंस। थोड़ा साफ लिखिएगा प्लीज, क्लियर। अब मैंने बोला आपको कैसे लिखना है, सेक्शन वाइज, तो इसी पे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके 7 कंडीशन थे, टोटल कितने कंडीशन थे, 7। किसके इशू करने के 7 कंडीशन है, डिफरेंस, उसमें से एक कम हो गया है आज के डेट में, तो 6 रह गए। तो पहला होना चाहिए कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। अच्छा इसके लिए एसआर नहीं, ओआर से ही काम चल जाएगा, जबकि ये
अलग तरह का शेयर है। कहो सर कितना भी अलग है तो क्या इक्विटी, बोलो ना हाँ या ना, कितना भी अलग है लेकिन है तो इक्विटी। तो इक्विटी है तो फिर उसमें कितना भी अलग कर लो कोई फर्क पड़ना तो है नहीं। ठीक है सर रावत जी, जी यहाँ पे क्लियर रहेगा सभी बच्चों को जी। तो एक छोटा सा पॉइंट 43 है। इसी तरह से आपको अगर मन करे तो लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर इसके बाद क्या उठाएंगे 44। और अगर आपको लगता है सर जी ने सेक्शन नहीं कराया मैंने, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। 45 शेयर्स मस्ट बी डिफरेंट डिस्टिंक्टिव नंबर। रिपीट कर दीजिए कौन सा नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, याद रहेगा। 45 के बाद 46 शेयर सर्टिफिकेट, वाह टचवुड वाली बात, एक बार बोलिए ना 46 शेयर सर्टिफिकेट। 47 बोलो नालायको, अरे आज ही पढ़ाया बड़ा मजा आया, बोलो ना हाँ या ना, हाँ आज ही पढ़ाया बड़ा मजा आया। ओके 47 हो गया। 48 बताओ नालायको 48, वाओ 48। 49 अभी पढ़ाया, कॉल शैल बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। पक्का, मैं बेरेट खोज रहा था, काश मिल जाता है ना, मजा ही आ जाता। चलिए ये है ना, मिल तो गया, ये लीजिए। आखिर कब तक छुपेगा है ना बेटा, भिंडी बाजार में है ना बेटा, जी जी। अब आइए, हाँ कब तक छुपे हुए भिंडी बाजार में ना, रुक तो जाइए, आज की बोहनी भी तो दिखाना है। आज हम लोग कहां से बोहनी चालू करेंगे, चैप्टर 3। अच्छा इसमें राजीव भाई की टेंशन थोड़ा कम है, चैप्टर 3 में भी कितने पार्ट है, 2। ये आपकी हमने नहीं बनाया, ये लॉ मेकर ने बनाया। पहला पार्ट क्या है, पब्लिक ऑफर, और दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी आप अपने शेयर दो तरह से बेच सकते हैं, पब्लिक को खुलेआम और दूसरा चोरी चुपके। चोरी चुपके यानी पार्ट 2 में कितने सेक्शंस है, 10 या एक ही। ओके ओके बेटा, तो इस तरह का बेरेट आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब की बार समरी आप टॉपिक वाइज ना बना के मेरे लिए सेक्शन वाइज बनाइए, ताकि सारा सेक्शन कंठस्थ हो जाए। हो जाएगा कंठस्थ। चलिए एक बार क्विक्स खेलते हैं, 55 तक ले चलते हैं, उसके बाद रुक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार सब बच्चे। 43 टाइप्स ऑफ शेयर्स, देख के ही बता दीजिए कोई दिक्कत। ये बताइए 44 नंबर नेचर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कैसी नेचर का, मूवेबल। 45 नंबरिंग, कैसा नंबर होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। 46 सर्टिफिकेट, 47 वोटिंग राइट्स, 48 वेरिएशंस, कॉल्स ऑन शेयर्स ऑन क्या, यूनिफॉर्म। 50 कंपनी टू शिफ्ट अनपेड शेयर कैपिटल, आपने मांगा नहीं है मुझे पता है, फिर भी किसी शेयर होल्डर को ज्यादा दिक्कत है, वो अभी एडवांस में पैसा देना चाहता है, तो आपके पास चॉइस है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगले का दिल मत तोड़िए। लास्ट बोलिए पेमेंट ऑफ क्या, डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू क्या बेटा, अमाउंट पेड अप। इसका क्या मतलब हुआ, डिविडेंड का है ना बेटा, डिविडेंड का आपका भुगतान आपने पढ़ा था फेस वैल्यू पे होता है, लेकिन कभी कभी कंपनी चाहे तो पेड अप पे भी दे सकती है। मजा आ गया। 52 53 54 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 52 में था प्रीमियम, 53 में है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, 54 में है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझना है। इशू ऑफ बोलिए कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। 55 भी था ना, इशू एंड कौन सा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है कि नहीं बेटा, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये एक छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको पढ़ना था। अब देखो बेटा तुम लोग कैसे अब बात करोगे, तो यहां तक आप लगातार पढ़े हो, यस है नो बेटा, कहां तक 59 में। फिर तुम्हारा छूटा कौन है, तुम्हारा 60 और 61। उसके बाद फिर बेटा एक आधा छूटा होगा, अदरवाइज तुम्हारे पूरे सेक्शंस को कवर किया है। जब आप समरी बनाओगे आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा, और जब भी लिस्ट आए तो बुक खोलना कि बुक में कहीं पे है या नहीं। अब आ जाओ बेटा, आज की सेवा में भाई भी बहुत आज पॉजिटिव है ना, हम इनके साथ भी थोड़ी सी डिस्कशन को बढ़ाते हैं।
हाँ पॉजिटिव बेटा, इधर आओ। चैप्टर 3, बहुत दिनों के बाद एक अच्छा चैप्टर आया। हाँ पहले तो हमने यही सोचे थे, लेकिन क्या है ना बेटा, प्रोस्पेक्टस पढ़ लेने के बाद, सॉरी उल्टा हो रहा है, शेयर कैपिटल पढ़ लेने के बाद आपको कहें सर ये कोई चैप्टर है, ये चैप्टरिया है। चैप्टरिया मतलब समझते हैं ना, बहुत ही छोटा है, ये सांस लेते ही खत्म। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ आज खाली दीवार एक खींच लेते हैं अच्छे से, दीवार बाउंड्री कि कौन सा सेक्शन और कौन सा रूल और कौन सा फॉर्म। सेक्शंस यूज्ड, सेक्शन बोलो बेटा 23 से 42 ऑफ, ये चैप्टर 3 बेटा, क्या संजोग देखिए हमारे इंस्टीट्यूट का भी चैप्टर 3 ही है जी। अंकित भाई ने सजेशन दिया है कि कॉल्स इन एडवांस वाले को 12% ब्याज भी तो दे सकते हैं सर, डिविडेंड ना देकर, डिविडेंड ना देकर। हाँ तो मैंने कब कहा, बट दोनों देना ठीक बात नहीं रहेगा, जनरल इंटरेस्ट ही दे दो यार। डिविडेंड क्या पता कंपनी बांटेगी नहीं बांटेगी, बहुत सारे झंझट है, उससे अच्छा कि उसको क्या ले लो आप, उनसे उनको कहो कि हम थोड़ा आपको ब्याज दे देते हैं सर। अब इसका मुझे जवाब दीजिए, यस सर, अगर आप मुझे बताएं तो जी बेटा अच्छा लगेगा। सेक्शन 23 से 42 ऑफ बोलिए कौन सा बेटा, चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स अबाउट मैटर्स लाइक, बस व्हाट इज प्रोस्पेक्टस एंड इट्स टाइप्स। प्रोस्पेक्टस क्या है और ये कितने तरह का है, मैं आपको पहले ना बुझाऊं, टोटल कितने तरह का है, 5। एक ही प्रोस्पेक्टस के कितने वेराइटी है मेरे बच्चों, 5 प्रोस्पेक्टस। बेटा जी प्रोस्पेक्टस बेसिकली हिंट होता है, आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन लेवल पे कभी, अमित भाई नहीं, आलोक जी नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। प्रोस्पेक्टस एक तरह से इशारा है कि यहां पे ये चीज उपलब्ध है, लेकिन प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है। हम आम आदमी प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, उसकी टर्म्स कंडीशन को समझते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम लोग बेटा कंपनी को ऑफर करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर के, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी लगा देते हैं, बोलिए ना बेटा कि हम आप में शेयर खरीदना चाहते हैं। कंपनी बोलती है ए तू लाइन में लग जा पीछे, तेरे जैसे बहुत लोग हमें शेयर खरीदने का ऑफर दे रहे हैं, अब इनमें से कुछ लकी लोगों को ही हम शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। दिमाग में रहेगा, अलॉटमेंट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द कंपनी। हाँ ऑफर गिवन बाय शेयर होल्डर बट एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय कंपनी। ये कंपनी की मर्जी है कि वो अलॉटमेंट करे या ना करे। आप सलील भाई, आप सलीला को मान लीजिए ऑफर दिए, सलीला अच्छा लीला को ऑफर दिए तो लीला की राइट है, सलीला नहीं। हाँ हाँ सलमा को ऑफर दी है नहीं, उसके ऊपर तो सलीम है ना, ये तो अनारकली को ऑफर देता है, इसका छोड़ो तुम अपना समझो। हाँ अलॉटमेंट, जल्दी बोलो ना बेटा, तुम लोग कहाँ ले गए ऑफर एक्सेप्टेंस में, हाँ जल्दी बता। अलॉटमेंट का मतलब क्या, किसके द्वारा, कंपनी द्वारा, किसके ऑफर को, हाँ मेंबर्स पब्लिक के ऑफर को। काहे के लिए ऑफर दिया कि हम तुम्हारे यहाँ कोचिंग लेने आएंगे,
सीए के पार्टी में खाना खाने आएंगे, इसका ऑफर है, बच्चे के मुंडन में आएंगे या शेयर खरीदने के लिए। ये टॉपर्स वाले जो बाहर बंटवाते हैं, नया बैच आ जाओ लूट लो, है ना, 50,000 में बहुत ग्रुप, है ना, चिल्लाते रहते हैं, हाँ ठीक ठीक लगा लो। ये क्या है, ये जो टॉपर्स वाले बाहर बंटवाते हैं पंपलेट, वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिक्योरिटीज की बात करेंगे, गुड्स की सर्विसेज की बात नहीं होगी। बच्चे बोले सर सिक्योरिटीज भी तो गुड्स होता है, हाँ होता होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है हमारे को। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जानते हैं बेटा वो बच्चे, एक्सेप्ट करने का भी कुछ नियम होता है ना, एक्सेप्टेंस का भी कुछ रूल होता है, टाइम लिमिट होता है ना बेटा। अब जी बेटा, तो ये तो गलत बात है ना। और लास्ट प्राइवेट प्लेसमेंट, बस एक गाना गा दीजिए और चले जाइए। बताएं बेटा, शेयर बेचने के 3 तरीके, कहेंगे सर 2 ही हुआ ना, पब्लिक और प्राइवेट। बेटा एक पब्लिक कंपनी 3 तरीके से शेयर बेच सकती है, खुलेआम ओपन मार्केट में, रिपीट कीजिए कौन से मार्केट में, ओपन, दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टस, जिसमें आईपीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईपीओ या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिसको आप राइट शेयर्स बोलते हैं, और बोनस शेयर्स। और तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट टू आउटसाइडर्स बट नॉट पब्लिकली। हमने 2-4 लोगों को फोन करके बोला पब्लिक में से ही, हाँ कि सर ये ऑफर आपने सुना ना, स्पेसिफिक ऑफर है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, टॉपर्स में नए मेंबर्स को भी जोड़ा जा सकता है, उसके लिए टॉपर्स वाले को करना चाहिए कौन सा प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट खाली प्राइवेट कंपनियों का के लिए होता होगा, ये गलत है बेटा। पब्लिक कंपनी कितने तरह से शेयर बेच सकता है, 3। और इधर देखिएगा, मेरी उंगलियों को गिनिएगा, प्राइवेट कंपनी कितने तरह का, 2, है ना बेटा। तो ये अगली क्लास में बताऊंगा। प्राइवेट क्या लिखा आपने, प्लेसमेंट, इसका एक सेक्शन रख लीजिए, लास्ट सेक्शन, इसी माने याद तो हो गया। इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन, जैसे उसमें डिवेंचर था, इसका आखिरी सेक्शन कौन, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में हम खुलेआम बेचते हैं या सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, नॉट एक्सीडिंग लिख दो 200 इन अ ईयर, और 200 से ज्यादा लोग तुम टच करना चाहते हो तो तुमको पब्लिक ऑफर ही लाना होगा। 200 से 201 करना चाहते हो बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट कामयाब आपके लिए नहीं है। नॉट एक्सीडिंग कितना, 200 मेंबर्स। क्या बात है बेटा, छा गए आप लोग। अगर आप में से सब बच्चे ऐसे ही जवाब देते तो मुझे अच्छा लगता। रूल्स यूज्ड, अच्छा लास्ट बोला, चलो रहने दो, 10 मिनट बचा है, 8 मिनट, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। अरे कैरी फॉरवर्ड, अरे ये लेबर है ना बेटा, लेबर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है ना, टाइम कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं होता बेटा। कितना दुखद बात है, आपने या तो बेटा समय का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, स्टोर करके नहीं रख सकते।